बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और नई खिलखिलाती मुस्कुराती हुई सुबह के साथ जुगन काजिम आपके सामने हाजिर है विद मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। जैसे कि आप जानते हैं, जश्न आज़ादी की बस आमद आमद है। 14 अगस्त कुछ ही दिन दूर है और मेरी हमेशा एक ही ख्वाहिश होती है कि ये सब बातें जो हम 14 अगस्त से रिलेटेड करते हैं और मशवरे देते हैं, काश के उन मशवरों को और वो जो हम बातचीत करते हैं उसको हम पूरा साल फॉलो थ्रू करें। होता ये है कि जश्न आज़ादी की एक्साइटमेंट में और स्पेशली 75 साल 75 इयर्स बहुत बड़ी बात है। तो लोग अपने घरों को भी सजाएंगे, पूरे मतलब सारे रोड सजे हुए होंगे, पूरा मुल्क सजा हुआ होगा। और इंटरनेशनली भी जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई बहन हैं, वो भी अपनी अपनी जगहों पे दुनिया के चाहे वो किसी भी कोने में होंगे, पाकिस्तान को सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन क्या सिर्फ पाकिस्तान को हमने सेलिब्रेट ही करना है? क्या सिर्फ हमने घर पे गेट टुगेदर कर लिया, बच्चों के लिए कोई एक्टिविटीज़ प्लान कर ली, सारा दिन पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क देखा, जो सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको फॉलो किया, स्पेशल प्रोग्रामिंग्स देखी, या फिर हम अपने मुल्क के लिए कोई एफ़र्ट करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिसमें हम भी अपना हिस्सा डालेंगे? देखिए व्यूअर्स, 1947 में 75 साल पहले बहुत से एफ़र्ट्स किए गए, बहुत से लोग शहीद हुए, बहुत से लोग गाज़ी का स्टेटस अचीव कर लिया उन लोगों ने। बच्चों ने, बड़ों ने, माँओं ने, बेटियों ने, भाइयों ने, बहनों ने, हर इंसान ने आगे बढ़ चढ़ के पाकिस्तान को बनाने का एक एफ़र्ट किया, एक जर्नी शुरू की। और 75 साल बाद क्या हमारे अंदर आज भी वो जोश और वलवला है? क्या आज भी हमारे अंदर वो एक्साइटमेंट है कि हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं? और व्यूअर्स, किसी भी मुल्क के बनने का या इंडिपेंडेंस का सफ़र आसान नहीं होता, लेकिन जितनी कुर्बानियाँ हमने दी हैं शायद ही किसी मुल्क ने दी होंगी। सो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं होता अगली जनरेशन्स होने के नाते कि हम भी एफ़र्ट्स करें? अब हम क्या एफ़र्ट कर सकते हैं? पाकिस्तान तो बन गया, राइट? लेकिन क्या हम कानून फॉलो करते हैं? बेसिक लेवल पे बात करती हूँ, टैक्सेस क्या सारे देते हैं? सोचने की बात है जो लोग इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप अगर काम करते हैं, जॉब करते हैं, या आपके घर में जो लोग जॉब करते हैं, क्या वो टैक्स देते हैं जो फ़र्ज़ बनता है? हर सिटीज़न का फ़र्ज़ है कि वो अपने टैक्सेस अदा करें। क्या दरख्त लगाए हैं? क्या अपने बच्चों को, अपने घर वालों को आगाही दी है कि ये 75 साल का सफ़र कितना टफ़ था और आगे क्या क्या करने की ज़रूरत है? क्या हम अपनी बच्चियों को तालीम याफ्ता कर रहे हैं? मैं आज भी बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो ये सोच के कि भाई बच्चों की स्कूल की फ़ीसें बहुत ज़्यादा महंगी होंगी या हम फ़ीसें कैसे अफोर्ड करेंगे, तो वो अपने बच्चों को स्कूलों में ही नहीं डालते, एकेडमी में भी नहीं डालते और बॉदर नहीं करते कि क्या फ़ायदा इनको तालीम देने का, कोई नौकरी शौकरी करेंगे, कोई जॉब शॉप करेंगे, पैसे घर लेके आएंगे तो घर का सिलसिला बेहतर अंदाज में चल पाएगा। व्यूअर्स, हमारे कायद ने एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया था और वो था तालीम, कि यंग लोगों का तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों का एक ही काम है कि वो पढ़ाई करें और यूथ भी अपनी तालीम पे तवज्जो दे। जब हमारा यूथ तालीम याफ्ता होगा, पढ़ा लिखा होगा, किसी जोगा होगा, तो तभी हमारा मुल्क जो है वो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करेगा, मज़ीद और चढ़नी शुरू करेगा। अब देखिए, 60 से 70% हमारे मुल्क में यूथ है, ये जो यंग लोग हैं, उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए उनके बड़ों ने क्या किया, और अब ख़ुद वो जो 60-70% लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। देखिए, कुछ भी नहीं कर सकते तो लोगों के लिए आसानियाँ तो पैदा कर सकते हैं। अपने बच्चों को तालीम याफ्ता करें, दस्तरखान अपने जो हैं वो वसी करें, लोगों को मतलब अगर कोई प्रॉब्लम में है, कोई इशू में है, उसकी हेल्प करें। अगर आप साहिब हैसियत हैं, आपके घर में लोग काम करते हैं, एटलीस्ट जो उनके बच्चे हैं उनकी तालीम की ज़िम्मेदारी आप उठा लें, उनके मेडिकल की ज़िम्मेदारियाँ आप उठा लें।
होता ये है कि व्यूअर्स, हम लोग बिल्कुल भी ये सोचते नहीं हैं, ये कंसिडर नहीं करते हैं कि हमारे छोटे छोटे एफ़र्ट्स, हमारे छोटे छोटे ये जो जेस्चर्स होते हैं, इनसे कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है लोगों की ज़िंदगी में। जब लोग मुझे कहते हैं ना कि हालात नहीं अच्छे, और फिर शाम को बाहर से पिज़्ज़े ऑर्डर किए जाते हैं 6-7 हज़ार रुपए के, तो फिर हालात इतने भी ख़राब तो नहीं हैं। और वो जो 6-7 हज़ार रुपए के पिज़्ज़े आप एक दिन मंगा के खा लेते हैं, वो कुछ घंटों की बात होती है, खा पी के आप हज़म कर लेते हैं। उन्हीं 6-7 हज़ार रुपए में शायद किसी एक शख्स के बच्चों की पूरी तालीम कवर हो जाए, किसी के घर का राशन आ जाए। सो हमने अगर अपने मुल्क को कामयाबी की तरफ लेके जाना है, तो फिर हमें वो एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे जो हम अपने एंड पे इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। वो एफ़र्ट्स नहीं जो, मतलब देखिए, बेसिक लेवल पे हम लोग हर चीज़ गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट ये करे, गवर्नमेंट वो करे। गवर्नमेंट पे बहुत से फ़राइज़ हैं, स्टेट के ऊपर बहुत से फ़राइज़ हैं, लेकिन कुछ ऐसी ज़िम्मेदारियाँ और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खुद करनी पड़ेंगी, और अगर हम उनको नहीं कवर करेंगे तो कौन करेगा। देखिए, आप अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी देखें, जो भी इन पावर होता है, उनके पास एक सर्टेन अमाउंट के लोग होते हैं जो एफ़र्ट्स कर रहे होते हैं, और उन्होंने अपने अपने एरिया और अपने अपने डिपार्टमेंट को कवर करना होता है। लेकिन जब तक आवाम का साथ नहीं होता, चाहे कोई भी लीडर हो, जब आपका कोई इलेक्टेड लीडर है और वो वहाँ पे आपके सामने आपको गाइडेंस दी जा रही है कि भाई आप कम से कम टैक्स दे दें, ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो कर लें, और जो जो चीज़ें करने वाली हैं उनको ज़रूर करें, ख़ुद भी तालीम याफ्ता हों, बच्चों को भी तालीम याफ्ता करें, दयानतदारी से काम करें, सिंसियरिटी के साथ चीज़ें करें। जब ये सब चीज़ें हर इंसान करेगा, जब हम सब ज़िम्मेदार शहरी बनेंगे, ज़िम्मेदारी सिटीज़न्स, मतलब जब हम सब ज़िम्मेदारी लेंगे एज सिटीज़न्स ऑफ पाकिस्तान, तो फिर क्यों नहीं हमारा मुल्क कामयाबी की तरफ जाएगा। ये देखना छोड़ दें कि वो ये कर रहा है और वो कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम अपनी ज़ात से शुरू करते हैं, अपने घरों के बाहर फलों के दरख्त लगा दें, घर के अंदर भी कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा आप ग्रीनरी लगा सकते हैं करें, ताकि कम से कम हमारी एनवायरनमेंट तो बेहतर हो। ये एक बड़ी अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है जो लोग खुद कर सकते हैं। बच्चों को इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। फलों के दरख्त अगर बाहर लगाएंगे, उसका फ़ायदा ये होगा कि जब फल देंगे वो दरख्त, तो जो भी इंसान उससे फल उतार के खाएगा वो आपको दुआएं ही देगा, सवाब का सवाब और नेकी की नेकी। सो छोटी छोटी चीज़ें जो हम कर सकते हैं अपने मुल्क को मज़ीद कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए, हमें वो करना चाहिए। आइए मिलते हैं शेफ़ हिबा एहसन से। अस्सलाम वालेकुम हिबा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज बड़ी मैं यही सोच रही थी कि भाई अब इट्स द 10th ऑफ अगस्त एंड 14th ऑफ अगस्त को इंडिपेंडेंस डे होता है, और जब 14th अगस्त की हम बात करते हैं तो देखिए बड़ी चीज़ें हैं जो जहन में आती हैं, लेकिन मेरे जहन में जो टॉप ऑफ द लिस्ट में आती है चीज़ वो ये आती है कि मैं क्या कर सकती हूँ बीइंग अ पाकिस्तानी। एग्जैक्टली। एनी सजेशंस? यस, एक सजेशन ज़रूर दूंगी कि जो कचरा हम फेंक देते हैं बाहर रोड्स पे, ये बहुत अरसे का मसला है, और अक्सर लोग बात करते हैं इस बारे में कि जैसे आपका घर है, आप उसको साफ़ रखते हैं, कचरा नहीं इधर उधर फेंकते, वैसे ही आपका मुल्क भी आपका घर है, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, और एज एन इंडिविजुअल हम जितना काम करेंगे फिर मतलब कतरे से दरिया बनता है। और बिल्कुल आपने हिबा बड़ी अच्छी बात की, मतलब बाहर के मुल्क में जब जाते हैं तो जुर्रत नहीं करते कि बिल्कुल भी नहीं फेंक सकते। मतलब यहाँ पे तो लोग च्युइंगम मुंह से निकाल के दीवारों पे चिपकानी शुरू कर देते हैं, टेबल्स पे चिपका देते हैं, मतलब इस लेवल पे बात शुरू होती है। कूड़े का कचरे का डब्बा आप सामने देख रहे होंगे, लेकिन जमीन पे कचरा फेंकेंगे, बाहर कोई जुर्रत नहीं करता, कोई भी ऐसे नहीं करता। एग्जैक्टली। तो ये आप तो हम बाहर अगर रूल्स फॉलो कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं कर मुल्क में क्यों नहीं कर सकते? तो सफाई का खास ख्याल रखना, पानी का बिला वजह इस्तेमाल ना करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको साफ़ पानी नसीब ही नहीं होता व्यूअर्स। सो पानी का उतना इस्तेमाल करें जितना ज़रूरी है। दांत भी जब ब्रश कर रहे हों तो अपने टूथब्रश को गीला करें और फिर पानी बंद कर दें। ब्रश करने के बाद पानी ऑन करें, कुल्ली करें, ब्रश को साफ़ करें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आप अपना हिस्सा यकीनन डाल सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम चीज़ों को सेव तो कर सकते हैं अगली जनरेशन्स के लिए। ट्रू। ओके, सो आज का हमारा मेन्यू क्या है बेटा? आज हम बना रहे हैं स्टीम चिकन और उसके साथ पोटैटो वेजेस।
सही। आज वैसे भी व्यूअर्स हमने क्योंकि 14 अगस्त आ रहा है, तो आपको पता है कि हम अपने यंग अचीवर्स को भी शो पे बुलाएंगे, उनसे भी बात करेंगे और फिर हम हार्ट हेल्थ पे, दिल की सेहत पे बात करेंगे। और उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि मेन्यू भी कुछ उस टाइप का ही होना चाहिए। बिल्कुल। सो रेसिपीज़ चलें, स्टीम चिकन की सबसे पहले रेसिपी बता देती हूँ। स्टीम चिकन के लिए आपको चाहिए मुर्गी का गोश्त 1.5 किलो। उसमें आपने डालना है सिरका 1/4 कप, हॉट सॉस आधा कप और हॉट सॉस आधा कप, सोया सॉस आधा कप। काली मिर्च साबुत आपने ले लेनी है 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच और अजवाइन आधा चाय का चम्मच। नमक हस्बे जायका और कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। वैसे नमक की प्रॉबली ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज सोया सॉस में इतना नमक ऑलरेडी होता है, और अगर दिल का प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर का इशू है तो फिर नमक और सोया सॉस का इस्तेमाल कम करिए। और ये स्टीम चिकन हम बना रहे हैं तो इसमें ऑयल भी बिल्कुल मिनिमल सा डलता है, हल्का सा आपने ऑयल डालना है, बाकी चिकन जो है स्टीम में पकेगा। इसका मेथड बहुत आसान है। आपने ये सारी जो सॉसेज हैं और स्पाइसेस हैं उसको मिक्स करके चिकन पे मैरिनेट कर देना है। इसका भी यही मैं आपको सजेशन दूंगी कि ओवरनाइट मैरिनेट कर दें, रात को सब कुछ मसाला लगा के चिकन को रख दें, अगले दिन उसको आपने सिंपली हल्के से ऑयल में स्टीम कर लेना है। ठीक है, दैट्स इट। और पोटैटो वेजेस की रेसिपी बता देती हूँ। पोटैटो वेजेस के लिए आपको चाहिए आलू 1 kg और उसके साथ आपको चाहिए मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लोर 1/4 कप, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, लहसुन पाउडर 1.5 चाय का चम्मच और ऑयल फ्राई करने के लिए। इसका भी तरीका बहुत आसान है। आपने आलू को अच्छी तरह वॉश कर लेना है और उसके मोटे मोटे पीसेस काटने हैं, वेजेस। उसको फिर आपने कर लेना है हाफ़ बॉयल। उबलते पानी में आपने उसको 5 से 10 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है। उसके बाद उसको निकाल के जो मैंने बाकी इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, मैदा, कॉर्नफ्लोर, नमक, काली मिर्च, लहसुन पाउडर, उसको ड्राई बैटर एग्जैक्टली उसको मिक्स करके आपने आलूओं को इसमें अच्छी तरह कोट कर देना। हल्का सा पानी बस उसमें होना चाहिए, लिक्विडी ज़्यादा नहीं आपने करना। इसको फिर आपने हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। दैट्स ऑल, क्योंकि आलू ऑलरेडी पके होंगे तो आपने उनको सिर्फ क्रिस्प करना है। बिल्कुल। और अगर फॉर एग्जांपल आपने पोटैटो वेजेस को फ्राई नहीं करना तो आप मैदा और कॉर्नफ्लावर हटा के जो बाकी नमक, काली मिर्च और गार्लिक को ऊपर लगा के उसको ओवन में डाल दें, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऊपर डाल के उसको बेक कर लें। और स्टीम चिकन में भी ऑलिव ऑयल वो वाला जो कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि कुछ ऑलिव ऑयल जो है वो आप नहीं यूज़ कर सकते फ्राइंग वगैरह के लिए, कुकिंग के लिए, तो वो वाला ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उससे आप स्टीम भी कर सकते हैं और ये और एक बड़ी हेल्दी डाइट। बाय द वे व्यूअर्स, एक बात, थैंक यू सो मच बेटा, आप अपना काम करते रहो, हम तब तक बात करते हैं मजीद। और अच्छा, बाय द वे, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो हमारी आलू हैं वो बड़े अनहेल्दी होते हैं। आलू तब आपके लिए अनहेल्दी है या फैटनिंग है जब आप उसको डीप फ्राई करते हैं। अगर आलू को आप बेक कर लेते हैं या स्टीम कर लेते हैं या बॉईल कर लेते हैं तो ये पोटेशियम की बहुत अच्छी सोर्स है। हाँ, अगर आप हाई प्रोटीन डाइट कर रहे हैं या कोई इस किस्म के डाइट प्लान पे हैं जहाँ पे आपको आलू की इजाज़त नहीं है तो इट्स अ सेपरेट थिंग, लेकिन डेली अगर आलू को इस्तेमाल करते हैं तो उसका आपको फ़ायदा ही होता है, कोई नुकसान नहीं होता। बिकॉज आलू में जो पोटेशियम होता है वो जिस्म में जो एडीमा होता है या स्वेलिंग होती है या वाटर रिटेंशन होती है उसको रिड्यूस करने में बड़ी हेल्प करता है। अच्छा, हमारे साथ कॉलर हैं ज़ूबिया, आइए, मुल्तान से हमें कॉल करिए, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ूबिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकात। क्या हाल है? जुगन आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आज़ादी, जश्न आज़ादी की आमद आमद है, क्या कहना चाहेंगी आप? कोई एडवाइस, कोई मशवरा, कोई वर्ड्स? पहले तो यही कहना चाहूँगी कि जब से आपने प्रोग्राम में दोबारा आई हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है, प्रोग्राम देखना भी अच्छा लग रहा है, वरना हम भी गायब हो गए थे। तो बड़ा ही मतलब आप ना गायब हुआ करें, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क तो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क है, चाहे कोई भी होस्ट हो, काम तो आपको पता है हमेशा एक सर्टेन लेवल का और क्वालिटी का ही होता है यहाँ पे। जश्न आज़ादी के हवाले से मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि क्योंकि ये मुल्क बड़ी हमें कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ और हमें आज़ादी की कदर वैसे ही करनी चाहिए जैसे कि हम अपनी सांसों की करते हैं। बिल्कुल। और अगर हम इस आज़ादी को पहचान लेते हैं तो यकीनन हमारे लिए हमारी अपनी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आज के दिन के हवाले से तो मैं यही कहना चाहूँगी, चलो कि जश्न बहारा देखें, चलो कि जश्न बहारा देखें, चलो कि फूलों के साथ खेलें। क्या बात है। चलो कि शेरों की खेतियों में गजल उगाएं, चलो कि ख़याम की रुबाई का कोई मिसरा ही गुनगुनाए, कि इस ज़मीं पर बजुज़ मोहब्बत
कोई भी जज्बा अमर नहीं है मगर किसी को खबर नहीं है, मगर किसी को खबर नहीं है। क्या बात है, वाओ, थैंक यू सो मच ज़ूबिया एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक एज अ व्यूअर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्यारी सी हमारी ज़ूबिया फ्रॉम मुल्तान। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मिलेंगे अपने उन यंग और ब्रिलियंट अचीवर्स से जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं 3 ऐसे ब्रिलियंट यूनिक हाई अचीवर्स से जो पाकिस्तान का नाम रोशन पाकिस्तान में भी कर रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर भी। सबसे पहले मुलाकात कराऊंगी आपकी एहसन कयूम से। आप एक मिनिएचर आर्टिस्ट हैं, 2 दफ़ा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। मैंने इनका एक और चैनल पे इंटरव्यू किया था आई थिंक 2019 में, तब इनके पास एक ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड था और अब सेकंड भी अचीव कर चुके हैं 2020 में। स्पेशलाइज करते हैं मिनिएचर्स ऑन द टिप ऑफ पेंसिल्स। अस्सलाम वालेकुम। और प्रोफेशनली एक ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं। सो माशाल्लाह। अब ये सारा कुछ कैसे हुआ इसकी तरफ मैं 2 लम्हों के बाद आऊँगी। पहले ज़रा निदा खान से मिल लेते हैं। निदा खान की स्पेशलाइजेशन की अगर बात करें तो जिम्नास्टिक्स है, चेयर लीडिंग है एंड एरोबिक्स है। 22 गोल्ड मेडलिस्ट winner, national champion of Pakistan, National Youth Award winner 2021 and many awards in all her respective fields. Role of honor from Punjab also, training ले चुकी हैं चाइना बीजिंग से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? ठीक है। Welcome to the show. थैंक यू सो मच। And then we have another brilliant young man जिनका area of interest है martial arts and fitness. अहमद अमीन ओदला हमारे साथ हैं, 14 टाइम्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इन मार्शल आर्ट्स एंड फिटनेस। पहले पाकिस्तानी हैं जो इंडक्ट हुए थे इन द USA मार्शल आर्ट्स हॉल ऑफ फेम। और कौन कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और किससे से रिलेटेड, और बाय द वे सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर भी हैं एंड यूथ फिटनेस ट्रेनर हैं फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंसेज इंस्टीट्यूट इन द US। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऑसम अहमद, थैंक यू। वेरी वेरी यंग एंड लॉट्स ऑफ अचीवमेंट्स। अब सबसे एक एक करके बात करते हैं ताकि उनकी रिस्पेक्टिव फील्ड्स के बारे में जान सकें। ऐसा सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस तरफ रुझान कैसे हुआ, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना एक नाम बनाना, पेंसिल की टिप पे मतलब चीज़ें क्रिएट करना, हाउ डिड दैट हैपन? जी एक्चुअली आई एम अ बॉर्न आर्टिस्ट। बचपन से मैं डिफरेंट मीडियम्स पे काम करता आ रहा था। मतलब बचपन में मैं लकड़ियाँ तराशता था और इस टाइप के मॉडल्स बनाता था। फिर मैंने पेंसिल स्केचिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। इस टाइप के डिफरेंट मीडियम्स पे मैं आर्ट वर्क करता आया हूँ। तो 2015 में एक रशियन आर्टिस्ट था, उससे मुझे इंस्पायर होकर मैंने जो है ना ये पेंसिल पे काम करना शुरू किया। सही। तो पहला जो हमारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड था, मोस्ट चेन लिंक्स कार्व फ्रॉम पेंसिल लेड यानी कि ग्रेफाइट से 75, और ये आपने अचीव किया और ये 6 फरवरी 2019। जी। हाउ? एक्चुअली मैंने एक न्यूज़ देखी थी रिगार्डिंग दिस के एक पेंसिल की चेन पे जो है वो लेड बनाई गई है कि इंडियन आर्टिस्ट के पास ये रिकॉर्ड था। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट बनाए थे? उन्होंने 58 चेन लिंक्स बनाए थे। आपने 75 बनाए जी। थे। आपने कहा कि कोई मार्जिन ही ना छोड़ना। हाँ जी। अच्छा। तो उनका रिकॉर्ड मैंने देखा था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट पे। देन आई थॉट ऑफ ब्रेकिंग इट। तो मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया एंड आई फाइनली अचीव्ड इट। फिर स्मॉलेस्ट वैक्यूम क्लीनर जी 1.3 सेंटीमीटर यानी कि आधा इंच हाँ जी से हाँ जी अप्रॉक्सीमेटली इंच। हाफ इंच। ये आपने 4 अक्टूबर 2020 में अचीव किया। ये देखें जी व्यूअर्स, इसकी क्या कहानी है? ये भी इसी तरह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट पे रिकॉर्ड देखा मैं। एक्चुअली अपनी जो फील्ड है उससे रिलेटेड मिनिएचर में मैं रिकॉर्ड सर्च करता रहता हूँ।
तो जो भी मुझे इससे लगता है कि मैं कैपेबल हूँ तो उसके लिए मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो इसी तरह ही मैंने 2020 में ये रिकॉर्ड देखा था, तो मैंने इसके लिए अप्लाई कर दिया। मैंने सोचा कि मैं उसको ब्रेक कर सकता हूँ, तो इसके ऊपर मैंने काम करना स्टार्ट किया। ये भी एक इंडियन आर्टिस्ट के पास था, तो उसका जो लेंथ थी वो 2.9 सेंटीमीटर्स थी। ठीक है। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया एंड मैंने अप्लाई कर दिया हर इसके चीज़ लिए। को आपने डबल करना होता है ना। हाँ जी। तो उसके लिए फिर मैंने जब अप्लाई किया तो 1.9 सेंटीमीटर्स की मेरी जो अटैम्प्ट थी वो मैंने उनको सबमिट करवा दिया। तो अभी मेरा जो वर्क प्रोसेस था, जो एप्लीकेशन प्रोसेस था, वो रिव्यू में था। तो एक और इंडियन आर्टिस्ट था, वो इमर्ज हुआ अपने रिकॉर्ड के साथ 1.76 सेंटीमीटर्स के साथ। तो मेरा रिकॉर्ड से वो एक्सीड कर रहा था। तो मैंने अपने जो रिकॉर्ड मैनेजर थे उनसे दोबारा रिक्वेस्ट की कि मुझे एक और चांस दिया जाए। उन्होंने मुझे एक और चांस दिया, फिर मैंने उसको अमेंड करके और छोटा किया। आई मेड इट टू 1.4 सेंटीमीटर्स। अच्छा, ये छोटा जो आपने वैक्यूम क्लीनर जी। बनाया था, मतलब सिर्फ दिखावे की हद तक हाँ, या हाँ। काम भी करता है? नहीं, इट्स टोटली ऑपरेशनल वैक्यूम क्लीनर। काम करता है जिस तरह एक वैक्यूम क्लीनर नहीं तो उसमें ऑपरेट करता है। मशीनरी किस तरह? हाँ जी, यही तो मिनिएचर है, इसी में सारा जो है वो वर्क प्रोसेस जो है इसी से रिलेटेड है। मतलब ये काम भी करता है जो हम तस्वीर देख रहे हैं। अनबिलीवेबल, हेंस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड Yes, रिकॉर्ड। क्या अल्हम्दुलिल्लाह। बात है एहसन, अमेजिंग अमेजिंग। ओके निदा, लेट्स टॉक अबाउट यू। जिम्नास्टिक्स, चेयर लीडिंग एंड एरोबिक्स। जिम्नास्टिक्स एंड एरोबिक्स तो फिर भी पाकिस्तान में, चेयर लीडिंग इतना कॉमन नहीं है, तो ये इस तरफ रुझान कैसे हुआ बेटा? एक्चुअली सबसे पहले जब मैंने जिमनास्टिक स्टार्ट की है उसके बाद चेयर लीडिंग जो है वो सर मसलहुद्दीन है जो इसके प्रेसिडेंट हैं, वो पाकिस्तान में लेकर आए हैं, क्योंकि ये गेम जो है वो जिमनास्टिक से मिलती जुलती है, लाइक पार्ट ऑफ जिमनास्टिक है, इसमें ओवरऑल सारा कुछ वही होता है। और इसीलिए फिर इस गेम को जो है वो उसी में कन्वर्ट करके उसमें थोड़ा डांस एंड कोरियोग्राफी ऐड करके जिमनास्टिक के साथ इसको ऐड किया गया और इसके कंपटीशन फिर हमारे पाकिस्तान में जो है किए गए। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर ये जो है इसका कंपटीशन हुआ था जापान में, जिसमें मैंने 4th पोजीशन ली थी। फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था और ट्रेनिंग भी हमने खुद ही की थी, हमें कोई ट्रेनिंग देने वाला भी नहीं था, और वीडियोज़ देखकर बस ट्रेनिंग वगैरह ली और जापान जाके हमने विन किया। हम आपकी कुछ फुटेज भी देख रहे हैं बेटा, कार्ट व्हील इन द एयर जो आपने किया, अमेजिंग। अच्छा, बट ये बताओ बेटा कि इस तरफ रुझान कैसे हुआ, इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? जैसे कि बॉर्न आर्टिस्ट जी। हैं, ऐसे वो अपना बता जी, रहे थे जी। कि छोटा सा था तब से लगे रहता था अपनी किसी ना किसी चीज़ में, तो क्या बिल्कुल छोटी सी थी तब से शौक था? जी, स्कूल लेवल से मैंने स्टार्ट किया था, स्कूल में स्पोर्ट्स करवाते थे। उसके बाद टीवी वगैरह पर जो है जो मेरी इंस्पिरेशन मिली मुझे है वो है नादिया कोमंची से, जो कि वर्ल्ड क्वीन, जिनको जिमनास्टिक क्वीन भी कहा जाता है जिमनास्टिक की। उनको देख के, उनकी वीडियोस देखती थी मैं टीवी पे, वहाँ से मुझे शौक़ हुआ। फिर मेरे पेरेंट्स ने जो है मुझे कॉलेज में एडमिशन करवाया, वहाँ पर कोचिंग वगैरह दी, तो वहाँ से सीखा मैंने सब। और उसके बाद काफ़ी गोल्ड मेडल लिए मैंने। फ़र्स्ट टाइम जब कंपटीशन किया उसमें गोल्ड मेडल लिए, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गोल्ड मेडल अभी तक। और रिसेंटली मैंने जो अभी एशियन चैम्पियनशिप हुई है उसमें सिल्वर मेडल लिया है पूरे एशिया में। माशाल्लाह, अमेजिंग Thank you. अमेजिंग। एंड 22 गोल्ड मेडल्स अभी तक, जी और बाकी तो अनगिनत हो गए ना, जी, सिल्वर्स जी। एंड ब्रॉन्जेस। वाओ, अमेजिंग। एंड बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड भी मिल चुका है आपको। जी, ऑल तो हम ओवर पढ़ाई में भी पाकिस्तान। बहुत अच्छे हैं, जी, बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड। माशाल्लाह। थैंक यू। ग्रेट जॉब निदा, ऑसम। एंड देन अहमद अमीन बोतला, मार्शल आर्ट्स एंड फिटनेस। मार्शल आर्ट्स को यूजुअली पाकिस्तान के साथ नहीं कनेक्ट किया जाता, और फिटनेस भी मतलब जिम की हद तक लोग सोचते हैं। सो अपने करियर के स्टार्ट का बताओगे, फिर 14 दफ़ा आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपना हिस्सा बना लिया। एक्चुअली मैंने टीन एज में स्टार्ट किया था, 15 ईयर्स की एज में। मुझे एस्थमेटिक एलर्जी थी बचपन से, तो मेरा स्टेमिना बहुत कम था। जैसे ही मैं कोई एक या दो किक्स मारता था मैं गिर जाता था, मुझे सांस फूल जाता था, फेस में रेड हो जाता था। तो जब मार्शल आर्ट्स जो ना वो आपको फिज़िकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल एंड फिटनेस भी और मेंटल एंड्योरेंस भी आपकी डेवलप करता है। तो मैंने 1 साल में ब्लैक बेल्ट कर ली, ये था 15 ईयर्स की एज में। और 18 साल की एज में मैंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 1 घंटे में 7000 मार्शल आर्ट किक्स वाला, वो भी तक अनबीटन है। 7000? यस, वाओ। और वो एक टांग से मारनी थी, तो वो अभी तक दुनिया में मेरे पास है वो भी। और 1 मिनट में 355 का रिकॉर्ड है, ये अमेरिकन के पास 335 था, और मैंने 2014 में 355 किया, ये आज तक अनबीटन है। ओलंपिक्स जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भी अटैम्प्ट किए रिकॉर्ड, लेकिन उनसे भी ब्रेक नहीं हुआ ये। 14 हैं?
हाँ जी 14 टोटल है, पुशअप्स में भी हैं, प्लैंक्स में भी हैं, इस तरह बाकी एक्सरसाइज की कैटेगरीज है, पंचेस में भी हैं। और अभी मेरे अपने 2 स्टूडेंट्स भी हैं जो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं पाकिस्तान के लिए। अच्छा। और मैंने 2017 ऑनवर्ड मैंने ज़्यादा जो काम किया है वो बच्चों के डेवलपमेंट पे किया है। 12 स्टूडेंट्स मेरे वर्ल्ड ताइक्वांडो चैम्पियनशिप खेले। और मेन अब मेरा ये है कि जो मैंने सीखा है वो आगे लोगों में अब जो ना उस चीज़ को ज़्यादा फैलाऊँ। अभी DHA में और बैरिया टाउन दोनों में मेरे सेटअप्स हैं और वहाँ पे हम प्रोफेशनल कोचिंग करते हैं बच्चों की। सो आप पहले पाकिस्तानी हैं जो USA मार्शल आर्ट्स हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट जी। हुए थे, तो वो क्या एक्सपीरियंस था? वो इस तरह था कि मेरी उस वक्त 22 ईयर्स एज थी और 22 ईयर्स की एज में एक साल के अंदर 3 जो बड़े रिकॉर्ड्स हैं मार्शल आर्ट्स के उस वक्त थे। अब तो कैटेगरीज बढ़ गई हैं, तब सिर्फ 3 बड़े रिकॉर्ड थे गिनेस के अंदर। 1 मिनट की एक्सपी मेरे पास था, 3 मिनट की एक्सपी मेरे पास था, 1 आवर की एक्सपी मेरे पास था। तो क्योंकि मेरी एज काफ़ी कम थी बाकी सारे कंपेटिटर से, तो 2015 में अमेरिकन हॉल ऑफ फेम से मुझे आउटस्टैंडिंग मार्शल आर्टिस्ट का अवार्ड मिला था। वाओ, दैट इज़ अमेजिंग। थैंक यू। और घर वालों की कितनी सपोर्ट? घर वालों की सपोर्ट से यहाँ तक पहुँचे, अल्लाह का शुक्र है। फादर एक्चुअली मेरे आर्मी से रिटायर्ड है, तो आर्मी बैकग्राउंड की वजह से मेरी जो ट्रेनिंग सारी सोल्जर्स ने की है आर्मी कैंप्स में, उनके साथ जिस तरह वो टफ ट्रेनिंग करते हैं, मैं उनको कहता था मुझे भी वही ट्रेनिंग कराओ। नहीं, बट कितनी इंस्पिरेशनल बात है। यूजुअली अगर बच्चा एस्थमेटिक होता है या कोई भी ऐसा कंडीशन होता है जिसके साथ कहते हैं ना कि अगर दमा है तो सारी ज़िंदगी आपने उसके साथ रहना है, ऐसे ही ये है तो सारी ज़िंदगी उसके साथ, डायबिटीज़ इस तरह, तो माँ बाप जो है वो बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और घर में बंद कर लेते हैं ऐसे ही। बच्चों को कि नहीं बाहर नहीं निकलना, सांस फूल जाएगा। हाँ, स्टार्ट में उन्हीं लंग्स को जब तक ट्रेनिंग नहीं दोगे तब ऐसे तक ही वो है, कैसे ऐसे ही एक्सपैंड है। होंगी? स्टार्ट में ऐसा था कि थोड़ा सा पेरेंट्स मेरे डरते थे। जब मैंने ब्लैक बेल्ट कर भी ली और पहला कंपटीशन में करने जा रहा था, मैंने कुछ 3-4 महीने उसकी ट्रेनिंग की, फ़ाइट की। एक दिन पहले मुझे कहा कि नहीं, हमने फ़ाइट करके क्या करना है किसी से, क्योंकि कोई फैमिली में करता नहीं था, पता नहीं था कि मार्शल आर्ट्स कितना डेंजरस है, डेंजरस नहीं भी है। बिग तो ताइक्वांडो तो एक सेफ स्पोर्ट है बेसिकली, उसमें हर तरह का हेड गियर भी है, उसमें चेस्ट गार्ड भी है, लेकिन ये है कि मुझे उन्होंने फ़ाइट नहीं करने दी। तो उसी वजह से ये रीज़न था कि मैं डिमॉन्स्ट्रेशन मार्शल आर्ट्स में चला गया। ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं ये दूसरी फील्ड है, ये डिमॉन्स्ट्रेशन की फील्ड है। दूसरा ये था कि हम आर्मी में थे तो हर साल हमारी कभी इधर पोस्टिंग हो रही है, कभी कहीं और हो रही है। तो फाइट में ये होता है कि आपको एक टीचर के साथ 4-5 साल लगाने पड़ते हैं, वो आपकी पूरी फाउंडेशन बनाता है फ़ाइट की, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है खेलने की। लेकिन बाद में तो अल्लाह का शुक्र है, जब खुद कोचिंग शुरू की तो बहुत से फाइटर्स हैं जिनको मेंटोर किया अपने साथ, जो फाइटिंग के एक्सपर्ट्स थे उनको लेके आया। सही। तो अभी हमारा सबसे छोटा जो बच्चा वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेला था वो 5 साल का था, दुबई में अंडर 10 खेला था वो। 5 साल का? तो 5 साल शुरू का। कब किया था? वो 4 साल का शुरू किया, 4.5 साल का। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में उसको ले गए थे हम। और उसकी जो फाइट थी वो फाइट इस लेवल की थी कि वो दुबई का जो स्पोर्ट्स अरीना है, फुजैरा एक उधर की स्टेट है, वो काफ़ी उसमें 7 रिंग लगे हुए थे और ओलंपिक के प्लेयर्स भी लड़ रहे हैं, वर्ल्ड चैम्पियंस भी फाइट कर रहे हैं। बच्चों का एक रिंग था, बच्चों की फ़ाइट लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि बच्चों की इतनी क्वालिटी की फ़ाइट नहीं होती। हमारी वाइड फाइट थी उस बच्चे की जो लाइव ब्रॉडकास्ट हुई थी वहाँ पर उनकी बड़ी स्क्रीन पर। Congratulations, Thank you so that's amazing. Okay, so back to you एहसन। एक सवाल जो सोशल मीडिया पे आया है आपसे रिलेटेड कि ये जो सबसे छोटा आपने वैक्यूम क्लीनर बनाया जो फंक्शनल भी है, उसका प्रोसेस क्या था, उसका तरीका क्या था? प्रोसेस इन मेकिंग आप हाँ, बनाया कैसे? एक्चुअली जिस तरह मेरा मीडियम है पेंसिल कोई कार्व करके डिफरेंट जो आर्ट पीसेस बनाता हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं इसी मीडियम को कंटिन्यू रखूँ। तो इसकी जो बॉडी है वो पेंसिल जो होती है, पेंसिल का जो शेल वो लकड़ी होती है, उसी को तराश के उसके अंदर जो है ना वो मशीन मैंने सेट की और इस तरह मैंने ये रिकॉर्ड जो है और उसके अंदर मशीन हाँ सेट की जी। और उस तरीके से। अच्छा, अपनी हाईएस्ट अचीवमेंट अभी तक क्या कंसिडर करते हो? these are the highest achievements since so far. So ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ही हैं, ये माशाल्लाह से हाई अचीवमेंट ही हैं। फ्यूचर प्लान क्या है, मजीद अब क्या सोचा है? इंशाल्लाह मेरा है इन फ्यूचर कि मैं एक क्योंकि जो ये भी है एक ना एडिक्शन की तरह होता है ना, अगर एक अवार्ड एक आ गया रिकॉर्ड तो फिर दूसरा बनाना है, दूसरा हाँ आ गया जी। तो तीसरा बनाना है, जी। फिर वो एक एडिक्शन की तरह हो जाता है। और Addiction ये बिल्कुल। चले शुक्र है अल्लाह का अच्छी एडिक्शन है, वरना बुरी एडिक्शन पे तो बेड़ा ही गर्क हो जाता है लोगों अब का। वैसे तो मैं थर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है, ओके, तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो बताओगे जब कि इंशाल्लाह क्या है कि नहीं, नहीं? वो भी मैं डिस्क्लोज नहीं सीक्रेट है? करूँगा। अच्छा चलो, हाँ। तो इंशाल्लाह जब वो अचीव होगा तो मैं इसको जो है पब्लिकली अनाउंस फिर इधर करूँगा। आना है, जी इंशाल्लाह। बात करेंगे, फिर तरीका भी पूरा बताना है जी डिटेल में। बिल्कुल, वेल बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। दीदा, व्हाट अबाउट यू? हाईएस्ट अचीवमेंट अपनी क्या कंसिडर करते हो? इतने अवार्ड्स, इतने इट डजंट मैटर, इट कैन इवन बी अ ब्रॉन्ज मेडल,
जी। आप समझ रहे हो? जी। आपके लिए पर्सनली सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? पर्सनली सबसे पहले तो एशियन चैम्पियनशिप जो मैंने विन किया, जो सिल्वर मेडल लिया है, वो मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद जो मुझे एक रिसेंटली ट्रॉफ़ी मिली है ऑल पाकिस्तान में, और ये जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम किसी फ़ीमेल को जो है वो स्पोर्ट्स जिम्नास्टिक के बिना पर एक ट्रॉफ़ी मिली है, और मैं समझती हूँ कि वो फ़ीमेल मैं हूँ, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसके अलावा जो चाइना में ट्रेनिंग दी गई थी, वो मेरी वजह से मेरी और जो फ्रेंड्स हैं और जो मेरे साथ जिम्नास्टिक करती हैं प्लेयर्स, उसके अलावा जो बैडमिंटन या दूसरी गेम्स की प्लेयर्स हैं, उनको भी मेरी वजह से जो है ट्रेनिंग के लिए लेके जाया गया था, जो चाइना में हमने ट्रेनिंग की थी, और वहाँ हमारा 1 मंथ का कैंप लगा था और बहुत कुछ सीखने को मिला था। तो मैं समझती हूँ कि मेरी वजह से और सबको चांस मिला, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। ऑसम। आगे क्या सोचा है बेटा? अभी फ़िलहाल जो है हमारी रिसेंटली जो चैम्पियनशिप हुई है, उसके बाद कोविड की वजह से काफ़ी इफ़ेक्ट हुए हमारी गेम्स के ऊपर, और इसके बाद अभी अब एक अच्छी खबर ये सुनी है कि अब दोबारा से जो है तमाम गेम्स को ओपन किया गया है। जैसे कि आपने देखा अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुई हैं, तो अभी जो है इस्लामिक गेम्स हो रही हैं, जिसमें हमारे जो मैन हैं वो भी गए हैं, मेल जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है फीमेल का भी इरादा है, इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। Thank you so बेस्ट ऑफ much. लक। व्हाट अबाउट यू? अपनी हाईएस्ट अचीवमेंट किसको कंसिडर करते हो? हाईएस्ट अचीवमेंट ये है कि ये जो किक्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं 3 नहीं, अपनी हाईएस्ट अचीवमेंट, उसके बाद एज अ टीचर आपकी हाईएस्ट अचीवमेंट। पहले अपनी बताएं। नहीं, ये अपनी है, ये मैं जो अपनी बता रहा हूँ। ये ऐसे है कि 3 कैटेगरीज थी किक्स की दुनिया में उस वक्त। अमेरिकन भी उसको चेज़ कर रहे थे, इंडियन भी उसको चेज़ कर रहे थे, दुनिया के बहुत प्लेयर उसको कर रहे थे चेज़। उनके पास रिसोर्सेज, उनके पास सपोर्ट, कोचिंग, सब कुछ हमसे ज़्यादा है। मैंने उस वक्त नी इंजरी करा ली, ट्रेनिंग कर करके, लेकिन रिकॉर्ड उनको नहीं लेने दिए। रिकॉर्ड तीनों आज तक मेरे पास है, 7-8 साल गुजर गए, और इस नी इंजरी को ठीक होने में भी कोई ऑलमोस्ट 8 ईयर्स लगे हैं। ये बेसिकली इसकी जो ना वो कार्टिलेज इंजरी थी, जो कि ओवर यूज से हुई थी। डिस्लोकेट हुआ था फिर नहीं, कार्टिलेज इंजरी थी ओवर यूज से। ओवरयूज से तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर रिकवर करती है, वो थी। और बाकी फ्यूचर प्लान मेरा ये है कि मैं इज्तमाही तौर पे अल्लाह का शुक्र है काफ़ी कुछ कर चुका हूँ। कुछ चीज़ें हैं जिसमें पुशअप्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें मैं पिछले 5 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, 2-3 के रिकॉर्ड बनाए भी हैं, लेकिन उसके अंदर वर्ल्ड नंबर 1 होना है, ये एक गोल है। लेकिन इससे बड़ा गोल ये है कि जो एक सोशल कॉज है मार्शल आर्ट्स को और फिटनेस का बच्चों में लाने का, वो स्क्रीन से और मोबाइल से बच्चों को दूर रखना, ये जो मेंटल और फिज़िकल फिटनेस है इस पे काम करना, ये ज़्यादा बड़ा कॉज है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं खुद 100 रिकॉर्ड भी बना लूँ और मैंने जो नॉलेज एक्वायर किया उसका अगर दूसरों को फ़ायदा नहीं हुआ तो उसका कोई नहीं फिर। मैं वैसे आपके साथ एग्री भी करती हूँ एज अ मदर, क्योंकि मेरा बेटा हसन जो है वो 5 साल के हैं। मैंने उसको इस साल समर स्कूल नहीं डाला, मैंने उसको जिम्नास्टिक्स में डाल दिया। उसने ही गोज़ हर रोज़ जाता था 3 से 4 बजे, एक्सरसाइज की, उछल कूद की, ये सारी चीज़ें की कि भाई, एंड इतना खुश वापस आता था। सो द पॉइंट इज़, क्योंकि मुझे यही इशू था कि उधर भी मैंने अगर मैंने समर स्कूल भी भेजना है, क्योंकि सारे समर स्कूल्स में था कि कंप्यूटर वाली क्लास, तो ये वाली चीज़, और हर चीज़ जो है ना वो किसी तरह कंप्यूटर रिलेटेड थी, क्योंकि गर्मियाँ ज़्यादा थी। मैंने इंडोर फिटनेस की जगह ढूंढी, मैंने उधर अपने बच्चे को भेजा और सुकून से हमारी गर्मियाँ गुजरी, क्योंकि थक के घर आता था तो कम से कम शाम को रिलैक्स करता था। बट व्यूअर्स, ये एक फैक्ट है, बच्चों को पॉजिटिव चीज़ों की तरफ पुश करें। अब ये 3 ब्रिलियंट यंग अचीवर्स हमारे साथ हैं। इनकी अचीवमेंट का बेस क्या था कि इनके पेरेंट्स ने भी इनको इनकरेज किया वो चीज़ करने में जो स्क्रीन्स एंड कंप्यूटर से हट के थी। इवन दो यू आर अ ग्राफिक डिज़ाइनर, ये जो आप सारा अपना पेंसिल्स के साथ काम करते हो, जो अचीवमेंट सारी जो हैं आपके लिए भी माशाल्लाह, टाइम ही नहीं मिलता होगा, फ़ोनों को तब देखते होगे जब ज़रूरी होगा या काम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड एक्चुअली दैट्स द हेल्दी वे टू लिव। सो दुआ कीजिएगा व्यूअर्स हमारे इन ब्रिलियंट अचीवर्स के लिए कि इनकी जो ख्वाहिशात हैं, इनकी जो दुआएं हैं, अल्लाह ताला उनको कबूल करे। बेस्ट ऑफ लक। आई एम वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट रिकॉर्ड, आई एम वेटिंग फॉर योर पुशअप्स रिकॉर्ड, एंड नेक्स्ट ईयर व्हेन यू विन एंड कम बैक, आई वांट टू सी यू अगेन। राइट, डन, ओके। सो व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे जब इतने सेहत के ऊपर तवज्जो देने वाले यंग लोग हमारे साथ हैं, तो फिर हार्ट हेल्थ पे, दिल की सेहत के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे वादा किया था बिल्कुल शुरुआत में कि आपकी मेरी हम सबकी फेवरेट आयशा नासिर आज हमारे साथ होंगी, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, लाइफ कोच, और आज हम इनसे बात करेंगे हार्ट हेल्थ की। हर जगह आजकल पढ़ रहे हैं हार्ट हेल्थ है क्या है। अस्सलाम वालेकुम आयशा। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक आयशा, एक तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं माशाल्लाह। Thank you so much. और मैं इसी बात पे खुश भी हो रही हूँ और शर्मिंदा भी हो रही हूँ कि मैं कब वापस इस साइज़ पे आऊँगी। आयशा जिस खूबसूरती से अपने आप को मेंटेन रखती है माशाल्लाह, एंड यू आर स्लिम बट माशाल्लाह योर फेस ऑलवेज लुक्स फ्रेश। ये नहीं लगता वो जो एक मुरझाई हुई लुक नहीं आ जाती यंग लोगों के ऊपर जो बहुत ज़्यादा अपना वेट कम कर लेते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। यू हैव ऑलवेज फॉलोड अ हेल्दी लाइफस्टाइल योरसेल्फ। बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही है। न्यूट्रिशनिस्ट के पास सारे वो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं ना जिससे आप जल्दी वेट कम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल लेकिन ऐसे फिर ही जो चेहरे पे आ जाती है चीज़ वो तो आ ही जाती है, ऐसे ही है, जो आपकी कभी नहीं आई। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह। थैंक यू। ओके, नाउ हार्ट हेल्थ। हर जगह पढ़ रहे हैं हार्ट हेल्थ, हार्ट हेल्थ की। हार्ट हेल्थ, दिल, हार्ट हो गया दिल, हेल्थ हो गई सेहत, दिल की सेहत। अपने दिल को इस कंडीशन में, इस स्टेट में रखना कि आप दिल की बीमारियों से बचे रहें। अब दिल की भी बहुत सारी बीमारियां, हम जब हार्ट हेल्थ कहते हैं हमारे जहन में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल आता है क्योंकि कॉमन ही सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन हार्ट की और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट का बड़ा हो जाना, जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं जी दिल का साइज़ बड़ा हो गया जी, दिल में सुराख है बच्चे के, ये सारा कुछ हार्ट हेल्थ में ही आता है। या ये कह देना कि स्ट्रोक, हम लोग स्ट्रोक को उसको ताल्लुक़ बनाते हैं दिमाग के साथ, स्ट्रोक का भी ताल्लुक़ दिल के साथ फालिज का अटैक। बिल्कुल ऐसा ही है। हम फालिज को हमेशा दिमाग के साथ लेकर जाते हैं। फालिज भी हार्ट हेल्थ, दिल की सेहत के साथ इसका ताल्लुक़ है, क्योंकि अगर आपके दिल की सेहत अच्छी नहीं है तो आर्टरीज़ में ब्लॉकेज की वजह से आपका स्ट्रोक होने के या फालिज होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। फिर बहुत हद तक ब्लड प्रेशर और शुगर का मसला भी दिल की बीमारियों से रिलेटेड हो सकता है। ये सारी बीमारियां आपस में रिलेटेड हो सकती हैं। तो हार्ट को ठीक रखना यानी बहुत सारी बीमारियों से ख़ुद को बचा के रखना, और हर वो बीमारी जो दिल की बीमारी की वजह से जन्म ले सकती है, जैसे फालिज का मसला, उससे अपने आप को दूर रखना। अंडरस्टूड। ओके, अब ये बताइए कि क्या ब्लड प्रेशर के पेशेंट, अब ब्लड प्रेशर से मुराद हाई ब्लड प्रेशर, व्यूअर्स ये बात जो हम कहते हैं ना कि वो मुझे ब्लड प्रेशर हो गया है, ये एक्चुअली स्टेटमेंट ही गलत है। ये मुझे आयशा ने एक बार क्लियर की थी कि ब्लड प्रेशर तो सब किसी का, हर किसी का होता है। आपके भी ब्लड का प्रेशर है, उनके भी ब्लड प्रेशर है, मेरे भी ब्लड का प्रेशर है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर मसला वहाँ पे बनता है, और कितना लो और कितना हाई, राइट? तो क्या हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की पेशेंट की डाइट फ़र्क होनी चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही है। जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उन्होंने सबसे पहले तो सॉल्ट पे ध्यान देना है, नमक कम। बिल्कुल, और टेबल सॉल्ट, जो हमारे घरों में सफ़ेद रंग का नमक इस्तेमाल हम लोग कर रहे होते हैं, उसको रिप्लेस कर दें पिंक सॉल्ट के साथ। लेकिन अगर आपके घर में बच्चे हैं, मैंने एक चीज़ देखी है कि जब हम कहते हैं जी पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करें, घर में जो छोटे बच्चे हैं उन्हें भी पिंक सॉल्ट में खाना देने लग जाते हैं, भाई उन्हें आयोडीन की कमी हो जाएगी, थायराइड के मसले शुरू हो जाएंगे। जो हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है उसने अपने वाइट सॉल्ट को रिप्लेस कर देना है पिंक सॉल्ट के साथ। अब जिसका ब्लड प्रेशर लो रहता है उसने कहीं ना कहीं डाइट सोडियम रिच रखनी है। हर वो चीज़ जो ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है, जैसे करेले वगैरह हो गए, उसका इस्तेमाल ज़्यादा रखना है अपनी डाइट के अंदर। ठीक है। और जिनका लो ब्लड प्रेशर है, ये लोग भी तो होते हैं ना जो कहते हैं मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, मुझे ये हो रहा है, और फिर चेक करो तो ब्लड प्रेशर लो है। लो ब्लड प्रेशर अगर हो तो क्या इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है उसी वक्त इमीडिएट जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो नींबू पानी, नमक डाल के। लेकिन अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ जाएं तो आपने फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं। फ्रीक्वेंट मील्स से मुराद ये होता है हर 2 से 3 घंटे बाद कोई नमकीन चीज़ का, इतनी नमकीन नहीं कि आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट बन जाएँ, बस थोड़ी सी नमकीन चीज़ या थोड़े से फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल, थोड़ा पिंक सॉल्ट, इवन अगर आप लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी हैं तो पिंक सॉल्ट, हर चीज़ जो आपने कच्ची इस्तेमाल करनी है उसके ऊपर पिंक सॉल्ट, और हर वो चीज़ जो आपने पका के इस्तेमाल करनी है उसमें टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल करना है। तो सब्जियों के ऊपर पिंक सॉल्ट डालकर लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट जो है हर 2-3 घंटे बाद इस्तेमाल करता है। अब देखें, उन्होंने कहा है सब्जियाँ, उन्होंने कहा है फल, उन्होंने कहा है नींबू पानी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपको लो ब्लड प्रेशर का इशू है तो हर 2-3 घंटे के बाद कभी आप समोसे खा रहे हैं, 2 घंटे बाद पराठे और अंडे खा रहे हैं। अच्छा, उसके साथ साथ अगर दिल की बीमारी है, जैसे कि दिल में स्टेंट डल गए हैं या शरियाने
पतली हो गई। बिल्कुल। अच्छा, अगर दिल का मसला है, सबसे पहले तो हमारे पास आ जाते हैं नट्स, आमंड्स, वॉलनट्स, ये जो बादाम, अखरोट वगैरह हमारे घरों में पड़े होते हैं, इनका इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे ज़रूर करें। अब कुछ लोगों को लगता है जी बादाम अखरोट तो गर्म होते हैं, मेडिकल में गर्म ठंडा एग्जिस्ट नहीं प्लीज़ करता। ये गर्म ठंडा छोड़ दें, फलां चीज़ ना लो बड़ी गर्म है। हाँ, ये गर्म ठंडा, हाँ, पोर्शन कंट्रोल एग्जिस्ट करता है। अगर आप 1 किलो अखरोट एक दिन में बैठे बैठे खा जाएंगे तो ज़ाहिर है आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा ही होगा, फिर उसको कह देंगे जी गर्मी हो गई है। लेकिन अगर फिर भी आपको वहम है कि बादाम गर्म होते हैं, एक मुट्ठी में जितने बादाम आते हैं रात को भिगो के रख दें, सुबह उठ के उसका छिलका उतार कर ले लें। नट्स हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ हैं। उसके बाद सीड्स आ जाते हैं, जैसे अलसी के बीज हो गए, सेसमे सीड्स हो गए हमारे पास, फ्लेक्स सीड्स हो गए, अलसी के बीज, चिया सीड्स हो गए हमारे पास, तुख्म लंगा। बिल्कुल, जो चिया सीड्स हैं वो तुख्म दाऊदी हैं, जो बेसल सीड्स हैं वो हैं बेसिकली तुख्म लंगा। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। सीड्स का इस्तेमाल जो है दिन में एक टाइम ज़रूर कर लिया करें। जैसे आप नींबू पानी पी रहे हैं तो उसके अंदर डाल के इस्तेमाल कर लिए, या वैसे चिया सीड्स की पुडिंग बना के इस्तेमाल कर लीजिए। बताइए। मैं सुबह यही लेती हूँ, थोड़ा सा नींबू पानी लेती हूँ, उसके अंदर मैं चिया सीड्स डाल देती हूँ और वो सिप करते हुए काम पे आती हूँ। उसके बड़े फ़ायदे होते हैं। एक तो वो हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, दूसरा हंगर को सप्रेस करता है, वेट लॉस में भी हेल्पफुल है। जो ड्रिंक आप इस्तेमाल करिए वो वेट लॉस और फैट बर्नर ड्रिंक्स के अंदर आती पुदीना है। भी डाला हुआ होता है, हल्का सा अदरक भी डाल देती हूँ। असल में एक बड़े मज़े की ना डिटॉक्स टाइप ड्रिंक, लेकिन मज़े की। और अगर आपको उसमें चीनी की कमी महसूस हो रही है तो उसमें मैं शुगर फ्री वो स्प्लेंडा स्टीविया डाल देती हूँ। बेसिकली स्टीविया डाल दें, वो भी नेचुरली है तो उससे आपको हो जाता है, बट उसके बगैर भी बहुत अच्छा है। हल्का सा काला नमक डाल दें। बिल्कुल ऐसे ही है, काला नमक का इस्तेमाल करना है, जो टेबल सॉल्ट होता है उसका इस्तेमाल नहीं करना। अब अगर हम और चीज़ों की बात करें, अदरक जिसका आपने अभी जिक्र किया, 1 इंच अदरक का टुकड़ा अगर आप चबा के हौसला हिम्मत करके खा लेते हैं ना निहार मुँह, तो आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हद तक मैनेज हो जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी जो मैंने अपने पेशेंट्स में बहुत देखी है, थोड़ी सी रेलिवेंट हो जाएगी, वो ये है कि कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट हमेशा फास्टिंग में कराना है। बहुत सारे लोग शाम को खाना पीना खा के चले जाते हैं कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराने, अपनी लिपिड प्रोफाइल कराने, उससे वो सही टेस्ट का रिजल्ट ही नहीं आता। फिर परेशान हो भी जाते हैं और कर भी देते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई आ गया। लिपिड प्रोफाइल एम्प्टी स्टमक फास्टिंग में अपनी जो है वो चेक करानी है। उसी तरह शुगर भी फास्टिंग में कराते हैं चेक। लोग नाश्ता करके जाते हैं शुगर का टेस्ट कराने के लिए, फिर कहते हैं हाय शुगर इतनी आ गई, भाई ज़ाहिर ही ज़्यादा आएगी, आपने अभी खाया थोड़ी देर पहले। एग्जैक्टली तो टेस्ट का थोड़ा सा वो भी ध्यान रखना है। बहरहाल अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या हार्ट का कोई मसला है तो 1 इंच अदरक का टुकड़ा चबा के खा लें, बहुत अच्छी चीज़ है। फिर लहसुन के 2 जव्वे, वो भी अगर चबा के खा लें बहुत अच्छा है। नहीं खाए जाते कोई बात नहीं, अदरक लहसुन का पाउडर मिल जाता है, बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स जो हैं वो पाउडर बना रहे हैं, आप वो 1 चम्मच खा लिया करें। वो भी मुश्किल लगता है तो चलें खाने में उसका इस्तेमाल ज़रा बढ़ा दें। जहाँ आप पूरे घर के खाने में थोड़ा सा अदरक इस्तेमाल करते हैं वो ज़रा ज़्यादा अदरक इस्तेमाल कर दें, लहसुन इस्तेमाल। अच्छा, मैं पता है कि जिस तरह कल हलीम बनी हुई थी, न्याज के लिए हमने बनाई थी देने के लिए, तो वो हमने दी, तो रात को मैंने थोड़ी सी ले ली। मैंने कहा कि ये खा लेती हूँ नान रोटी के बगैर, मैंने इतनी सी ली, उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा अदरक फ्रेश डाल दिया और उसको उस तरह खा लिया। तो ऐसे भी कर सकते हैं व्यूअर्स के अदरक को ना स्लाइस करके रख लें। अच्छा, एक बात बताएं, लहसुन को अगर थोड़ा सा फ्राई कर लें? वैसे तो कच्चा लहसुन ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप उसको हल्का सा स्टीम कर लेते हैं या ना होने के बराबर ऑयल के अंदर फ्राई कर लेते हैं तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बेहतर है कच्चा लहसुन, कच्चा अदरक। लेकिन अगर आपसे वैसे नहीं खाया जाता फिर आप हल्का सा उसको स्टीम या हल्का सा उसको बस बहुत हल्का सा उसको फ्राई कर लें। अच्छा, हार्ट हेल्थ की तो बात चल रही है, हमारे साथ कॉलर्स भी हैं आई थिंक। एक कॉल की तरफ, अच्छा जैसे ही हमारे साथ कॉलर आएंगे कॉल भी ले लेंगे। बाय द वे व्यूअर्स, अगर आपने हमें कॉल करना है तो आप ज़रूर हमें कॉल कर सकते हैं। 04299200648 पे कॉल कर सकते हैं। एंड मॉर्निंग एट होम के नाम से आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम जब भी अब हमारी कोई क्विज़ेस होंगी, कोई चीज़ जीतने का आपको मौका चाहिए या व्हाटएवर, तो वो सारी चीज़ें हम अपने फेसबुक के पेज पे लगाया करेंगे। और विनर्स के नाम भी तो फॉलो कर लें ताकि जैसे ही हम अपना ये वाला सिलसिला स्टार्ट करें तो आप ऑलरेडी हमारे साथ ऑन बोर्ड हो। मॉर्निंग एट होम एंड 04299200648 पे आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको हार्ट अटैक हो चुका होता है और फिर उसके बाद डॉक्टर कहता है कि जी आप हाई रिस्क पेशेंट हैं। ऐसे इंसान का डाइट प्लान क्या होना चाहिए, टोटल खुराक उनकी होनी क्या चाहिए? सबसे पहले क्योंकि तो लोग ना सब कुछ ही छोड़ देते हैं बिल्कुल एकदम से, और कुछ
2 3 4 हफ्ते तो बंदा ऐसे मेंटेन कर लेता है ईशा, लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि बिल्कुल ही नमक के बगैर, हर चीज़ के बगैर डाइट जो है वो फिर ऐसे लोग छुप के खाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही है। हमारे एक अंकल थे, वो यही करते थे, वो घर पे सारा फॉलो करते थे, फिर जॉब पे जाते थे तो फिर अपने जो साथी वगैरह होते थे उनके साथ लंच जो वो खा रहे होते थे वो खा के आ जाते थे, तो एज ए रिजल्ट हाँ, वो मसले तो वहीं के वहीं रहे, बस डबल सबके- खाना शुरू हो गए ना, ऐसे घर का भी था, फिर जो घर से आता भी था, फिर ऑफिस में भी खा रहे थे, फिर हर मौका बाहर जाने का ढूंढते थे अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, और फिर उनको जब सेकंड हार्ट अटैक हुआ तो तब पता चला कि वो ये हरकतें कर रहे थे। बस वही ना कि हम भी इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं अपने घर वालों के साथ कि समझ नहीं आने देते। बहरहाल सबसे पहली जो चीज़ आपने देखनी है, कुकिंग ऑयल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। बहुत सारे लोगों का हार्ट का प्रॉब्लम बनता है इसलिए क्योंकि घर में कुकिंग ऑयल अच्छा इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है, अगर आप ऑलिव ऑयल अफोर्ड नहीं कर सकते, सरसों का तेल बहुत इनएक्सपेंसिव है, सस्ता मिल जाता है, मगर सरसों के तेल का एक और मसला है कि ख़वातीन उसको ज़रूरत से ज़्यादा पकाती हैं ताकि उसमें से स्मेल चली जाए। प्लीज़ ये काम नहीं करना, उसमें स्मेल आएगी, थोड़ी सी तो आएगी, उसको आपने बर्दाश्त कर लेना है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, फिर तीसरे नंबर पर हमारे पास ऑप्शन आती है कि ऑलिव ऑयल में कुकिंग शुरू कर दें। अब एक वक्त का खाना 1 चाय के चम्मच ऑयल में बनना चाहिए, खाने के ऊपर तरी नहीं आनी चाहिए। कई दफ़ा हमारी सेटिस्फेक्शन होती है, ऊपर तक ऑयल नज़र आ रहा हो ना तो फिर हमें सेटिस्फेक्शन हो रही होती है, वो सबसे गलत है। मतलब आलू गोश्त बना हुआ है, ये हांडी है, इतना आलू गोश्त है, इतनी मोटी जो उसके ऊपर है वो ऑयल है, और मैं यही सोच रही होती हूँ कि क्या पूरा डब्बा, पूरा थैला ऑयल का एक ही में डाल दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, ये नहीं होना चाहिए। ऑयल आपका 1 चाय का चम्मच ऑयल एक फ़र्द के खाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। फिर अगली हमारे पास चीज़ आती है बेकरी आइटम्स। ये हर घर में ही मौजूद होते हैं, और नहीं तो हम शुगर फ्री बिस्किट्स के नाम पे हम लोग बेकरी आइटम्स जिनमें नमक डाल जाता है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये हर घर में हो रहा है। एक चीज़ मैं बताती चलूँ, जो बेक्ड आइटम्स हैं वो सबसे ख़तरनाक है। खुदा का वास्ते जीरा के बिस्किट, हर बंदा जो डाइट पे जिनको कहा जाता है ना आपको दिल की प्रॉब्लम, वो जीरे के बिस्किट की तरफ चले जाते हैं। जीरा बिस्किट के अंदर चीनी भी मौजूद होती है और उसमें नमक भी बहुत मिकदार में मौजूद होता है। और हर बिस्किट की बेकिंग के लिए ऑयल तो चाहिए। अब अगर आपको लगता है वो ऑलिव ऑयल में आपको बेक करके देते हैं 20 रुपए का टिक्की पैक, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो ऑयल हर बिस्किट के अंदर डला है, ना निमको का इस्तेमाल करना है। बेकरी से हर वो चीज़ जो बेकरी से मिलती है आपने उसका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। फिर कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशंस में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा रखें और छिलके के साथ करें, क्योंकि छिलका फाइबर का अच्छा सोर्स है। बस उसको अच्छे से वॉश नहीं छिलका, फ्रूट का छिलका, जैसे सेब छिलके के साथ अच्छे से वॉश करके, बिल्कुल ऐसे ही है। खीरा वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें, खीरा टमाटर खाना है, अच्छे से वॉश करके उसको छिलके के साथ इस्तेमाल करना। गाजर भी बिल्कुल, गाजर भी छिलके के साथ इस्तेमाल की जा सकती है, बस वॉश अच्छे से कर लें। और अगर आपको वहम है तो सेब का सिरका पानी में डाल के या दूसरा सिरका पानी में डाल के उससे आपने वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश कर देना है। एक दफ़ा सोक कर दे थोड़ी देर के लिए, अच्छी तरह उसको रिंस करके निकाल देंगे तो वो नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अच्छा, कायनात की कॉल है आपके लिए, उनकी कॉल रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी जान। अच्छा कायनात, ये बताइए कि हमारे साथ आयशा नासिर हैं, आप उनसे कुछ पूछना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं डॉक्टर आयशा से बात करना चाहूँगी और जुगन आपसे ही बात करनी है। मगर मेरा पहला सवाल डॉक्टर आयशा से है कि बेस्ट जो आइडियल कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है क्या होना चाहिए, और ये कि मेरे हस्बैंड का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई आ रहा था, उन्होंने बहुत परहेज किया ना, मगर वो बहुत कमज़ोर हो गए। कोलेस्ट्रॉल तो लेवल पे आ गया, सही हो गया, मगर वो दिखने में लोग कहेंगे आप तो बहुत कमज़ोर हो गए इस तरह से, तो मैं बड़ी परेशान हुई। ठीक हो गया। सबसे पहले तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो 200 से कम होना चाहिए। हर टेस्ट रिपोर्ट के ऊपर उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल लिखा होता है कि इससे कम होना चाहिए। अगर वर्बली बताया जाए तो 200 से कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम होना चाहिए। फिर अगली बात कि आपके हस्बैंड का अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था, एक दफ़ा तो उसको फास्टिंग में टेस्ट कराएं कि फास्टिंग में भी क्या वो ज़्यादा आता है। और फिर जब पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है ना, इट मीन्स कि आपने गोश्त मुकम्मल तौर पे छुड़वा दिया, मटन बीफ बिल्कुल। उनकी डाइट क्या है कायनात, ये बताइए कि उनका डाइट प्लान क्या होता है? उनकी डाइट प्लान तो वैसे हम लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा वाला हैवी वाला खाना खाते हैं, मगर फिर जब उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हुआ तो उन्होंने बटर खाना और सालन बहुत कम ऑयल में बनाना ये सब शुरू कर दिया था। ऑयल से हट अच्छा गए एक थे। बात बताओ, हस्बैंड का नॉर्मल वेट रेंज में वेट आ रहा है या नॉर्मल से कम आ रहा है?
नहीं नॉर्मल आ रहे हैं मगर दिखने में बिल्कुल हर कोई कह मेरी रहा है आप जान, कमजोर क्योंकि हो रहे उनके हैं। सिस्टम में से जो अनहेल्दी चीज़ें निकलेंगी और जब वेट कम होगा तो ऑब्वियसली अगर उनने बहुत स्पीड से वेट कम किया तो चेहरे पे कभी कभी आ जाता है। तो थोड़ा सा उनको इनकरेज करो कि एक्सरसाइज करें, दूसरी तरह से हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं, ठीक है। उससे भी कोलेस्ट्रॉल कम होता है। बट जानी अगर उनका वेट नॉर्मल वेट रेंज के अंदर आ रहा है तो यानी कि वो हेल्दी हैं। आप देखो जी, वो हमें normal- लगता है कि हेल्दी बंदा तब भी है जब थोड़ा सा मेरी तरह पला पलाया लग रहा हो, लेकिन फिर गिट्टे गोडों में दर्द शुरू हो जाती है। जुगन थैंक यू वेरी मच। जुगन आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है इसके अलावा। जी मेरी जान। जी कायनात। हेलो जी मेरी जान। जी हुक्म जुगन, हुक्म। मैं बहुत अरसे से आपसे बात करना चाहती थी कि मुझे कहना ये था कि मुझे जब मैं आपको देखती हूँ तो बस मुझे बाबरा शरीफ याद आ जाती हैं। आपकी शक्ल उनसे इतनी मिलती है, मुझे आप भी बहुत प्यारी लगती हैं। थैंक यू सो मच। इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट कायनात, इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट कि मैं क्या करूँ। मतलब बाबरा शरीफ बाबरा जी तो आई मीन शी इज़ अ लिविंग लेजेंड एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल वुमन माशाल्लाह, और व्हाट अ सुपरस्टार। काश हमारे जैसे नालायक लोग उनके इतने से भी करीब आ सके। मेरी उनसे 2-3 दफ़ा मुलाकात हुई है और जब भी मैं उनको मिलती हूँ जाके उनके पास जाके नीचे ज़मीन पे बैठ जाती हूँ उनके पास और मैं कहती हूँ कैसी हैं आप। और 2 मिनट भी ना इस किस्म के सुपरस्टार के प्रेजेंस पे बैठो तो बंदा बड़ा इंपॉर्टेंट फील करता है। एनीवे, इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, बट थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट कायनात। अल्लाह आपको खुश रखे और इसी तरह इन्हीं नज़रों से मुझे देखती रहें। कम से कम कोई तो देख रहा है, बाकी सारे हंस रहे हैं मेरे ऊपर इस वक्त कि किसी ने तारीफ कर दी, उसका दिन अच्छा गुजरेगा। अच्छा मुझे ये बताइए, अच्छा इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कायनात ने कि वीक हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, बट वेट नॉर्मल रेंज में है। बिल्कुल। हम लोग ना वीक होने की डेफिनेशन को नहीं समझ पाते। सबसे पहले तो आजकल गूगल पे BMI कैलकुलेटर अवेलेबल है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो सबसे पहले तो उधर जाएं, जाके BMI कैलकुलेट करें। अगर BMI मेरा ज़्यादा ही है मैंने कल किया था अगर BMI 18 से 25 के दरमियान में आ रहा है तो ही इज़ फाइन, कोई मसला नहीं है उन्हें। वो ना अंडर वेट है ना वो ओवर वेट है, और आई एम श्योर 18 से नीचे उनका BMI नहीं होगा। अब होता ये है कि हम लोगों को ना आदत है, हम लोग किसी को भी वेट लॉस करता देखते हैं हम ज़रूर पूछते हैं की होया है, कोई बीमारी तो नहीं हो गई, शुगर तो नहीं करा ली। नहीं मैं तो कहती हूँ आपको जो भी हुए प्लीज मुझे भी करा दे नहीं जम्मी गया है नहीं नहीं खैर माय पॉइंट इज अगेन व्यूअर्स, मैंने हसन के बाद ना बहुत ज़्यादा अपने बॉडी को टॉर्चर करके वेट कम किया था। आपने जिस तरह मुझे कहा है ना आयशा, और अभी आपके बाद इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करेंगी डॉक्टर आमना राज। नाउ शी इज़ अ वेट लॉस एक्सपर्ट एज वेल। आमना का ने जो मुझे बताया है मैं उस प्लान को फॉलो कर रही हूँ। और जिस तरह आपने हमेशा कहा, तो मलंगा का आपने मुझे कहा था कि भाई अगर स्टमक रिलेटेड इश्यूज होते हैं ट्राई करो छिलका, ट्राई करो फ्लैक्सीड को करो, इसको करो, जो सूट करता है वो करो। अब मुझे तो मलंगा सूट कर गया एंड आई लव इट एंड आई एक्चुअली लाइक द टेस्ट ऑल्सो इन द होल नींबू पानी थिंग, तो मज़े का होता है। तो उन्होंने फिर मुझे गाइड किया कि उन्होंने कहा कि जुगन देखो एक एज फैक्टर भी होता है। अब 3 बच्चे हो चुके हैं, यू बिन थ्रू 5 प्रेगनेंसीज, 2 मिसकैरेजेस एंड आउट ऑफ दैट थोड़ा सा अपने बॉडी को ब्रेक दो। एंड व्यूअर्स मैं आप सब ख़वातीन से ये रिक्वेस्ट करूँगी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ख़वातीन की प्रॉब्लम होती है, प्लीज़ अपनी ज़ात में खुश होना, शीशे में देख के अपने आप को अप्रिशिएट करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमारी वो जो कहते हैं ना कि अपनी फीलिंग्स अपने आप की तरफ इसके ऊपर बेस करेंगे कि हम लग कैसे रहे हैं, दिख कैसे रहे हैं, तो चेहरा और ये सब चीज़ें तो आने जाने वाली चीज़ है। यहाँ पे क्या है और दिल में क्या है ये मैटर करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसको वेट लॉस को सवार नहीं करना चाहिए अपने ऊपर। आई एग्री। अच्छा ये भी करती है सवार, सोचे ऐसे ऐसे छोटे छोटे लोग, नन्हे नन्हे लोग भी करते हैं अपने ऊपर ये सवार। तो फील्ड है। हाँ बट इट इज ट्रू, लोग आके कहते हैं हाय इतनी कमजोर हो गई, क्या हुआ है तुम्हें आयशा? तो अगला बच्चा नहीं मैं कह रही हूँ ना सरा कायनात के हस्बैंड को आप कह रहे होंगे आके, जब बंदे का वेट ज्यादा होता है तब भी लोग खुश नहीं होते, ऐसे ही है। जब कम हो जाता है तो उस पर भी प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। किधर जाए बंदा? बिल्कुल यही मसले मसाइल। और आई एम श्योर कायनात के हस्बैंड के साथ भी ये हुआ है, लोगों ने कह के ज़्यादा कर दिया। उनका वेट अगर किसी वो फार्मेसी से चेक करा लें, वेट उनका बिल्कुल ठीक होगा। आपकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट ठीक है तो बिल्कुल ठीक है। वीकनेस की दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि जब वो कोई काम करते हैं तो क्या उन्हें चक्कर तो नहीं आते, क्या उन्हें कमज़ोरी तो नहीं महसूस होती? इसको हम कहते हैं वीकनेस, कि एकदम वो खड़े हुए हैं तो वो चकरा के गिर गए हैं, या वो सही चीज़ों पर फोकस नहीं कर पा रहे, या उनकी याददाश्त कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो गई है, इसको हम कहेंगे वीकनेस। अगर ये सब कुछ ठीक है तो फिर कोई मसला नहीं है।
ज़ाहिर है उन्होंने कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट किया, वेट तो रिड्यूस हुआ होगा। अगर किसी का हार्ट का कोई भी मसला है तो हम वेट रिड्यूस कराते ही कराते हैं डाइटिशियंस कि आप वेट रिड्यूस करें, आपकी अब लिपिड बात प्रोफाइल ये है कि बेहतर होगी। देखें, आप न्यूट्रिशनिस्ट के साथ वेट लूज़ कराएंगे, वो 2 से 3 पाउंड आपके हफ्ते के लूज़ कराएंगे एक नॉर्मल इंसान की तरह, ठीक है ना, बिल्कुल जिस ऐसे तरह ही। करना चाहिए, जिसमें फिर चेहरा भी नहीं लटकता और अजीब प्रॉब्लम्स नहीं होती, हड्डियों में दर्द नहीं होती। अगर आप खुद क्रैश डाइट करेंगे और हफ्ते के आपने 10-10 पाउंड अपने कम करने हैं, वो हो भी जाते हैं, लेकिन फिर जो आपका बेड़ा गर्क होता है आपके सिस्टम का, बिल्कुल ऐसे वो ही। तो आप वेट लूज़ कर लेते हैं, फिर महीनों आप उसके बाद अपने आप को रिकवर करने में गुजार देते हैं। और वो मसल लॉस होता है, वो वेट लॉस होता तो है लेकिन वो मसल जा रहा होता है, हाँ, आपकी फैट स्ट्रेंथ को कम होती होने में है। टाइम लगता है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है इरफान, वो अपने फादर के बारे में आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान। हेलो इरफान, प्लीज़ अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, क्योंकि हमें आपकी भी आवाज़ आ रही है और टीवी की भी आवाज़ आ रही है, तो टीवी की वॉल्यूम प्लीज़ आप बंद कर दें और बताइए कि आपका आयशा से सवाल क्या है। हमारा इसका डॉक्टर साहब से सवाल ये है कि मेरे पापा को शुगर है और उसके दाएं पैर पे जख्म हो गया था अंगूठे में, तो वो है जो हमने एडमिट कराया था हॉस्पिटल में, तो उन्होंने वो इंजेक्शन वगैरह लगाए थे, तो उसके बाद ना वो लो ब्लड प्रेशर का मसला बन जाता है। लो ब्लड प्रेशर का तो मसला इसके बन बारे में तो डाइटिंग वगैरह पूछनी थी, ये इसीलिए कहा। अच्छा, आपको डाइट प्लान चाहिए, उनको सिर्फ शुगर का प्रॉब्लम है, ये बताइए, उनको कोई दिल की प्रॉब्लम तो नहीं है? शुगर मैं रोजाना की बुनियाद पर चेक करता हूँ। नहीं नहीं इरफान, ये बताइए कि शुगर के अलावा दिल का मसला तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, वो सारा चेक कराया हमने। इंसुलिन लेते हैं अब्बू? इंसुलिन नहीं है, वो टैबलेट है। टैबलेट ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। टैबलेट मेटामॉर्फिन, ठीक है, ओके। अब आप सुनते रहिएगा मोहम्मद इरफान, क्योंकि ये जानना ज़रूरी। अच्छा, अब्बू की एज क्या है? अब्बू की एज 60 साल है। 60 साल, 60, ठीक है, ओके, थैंक यू मोहम्मद इरफान। अच्छा, हार्ट वार्ट कोई इशू नहीं है, सिर्फ शुगर का प्रॉब्लम है और आई गेस ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, वो वही हुआ है ना कि ज़्यादा खाना रोक दिया तो वो ब्लड प्रेशर वहाँ और से उनके लो पैर पे जख्म भी बना है। बहुत ख़तरनाक है, लेकिन इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। सबसे पहले तो हर चीज़ की शिफा जो है वो क्लॉन्जी के अंदर मौजूद है। 7 दाने क्लॉन्जी के चबा के निहार मुँह लेने हैं, चबा के लेंगे तो उनकी डाइजेशन सबसे अच्छी होगी। उन्हें वैसे ही निगल लेंगे तो वो स्टूल के साथ वैसे ही बॉडी से भी निकल जाएंगे। 7 दाने क्लॉन्जी के चबा के लें। नाश्ते में दलियों का इस्तेमाल करना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। जैसे जुगन ने एक दफ़ा कहा था, मैं मेरे बच्चे रो पिट रहे हों तो भी मैं दलिया ही खिलाती हूँ, तो जो मर्ज़ी हो जाए उन्हें दलिया ही खिलाना है। 3 से 4 खाने के चम्मच जौ या जई का दलिया पानी में पका लेना है। जब वो पक जाएगा उसमें आधा कप दूध 2 दफ़ा बलाई हटाकर उसमें शामिल कर देना है। 7 बादाम छिलका उतार कर शामिल करने हैं और साथ में 2 अंडे की सफ़ेदियाँ अलहदा से दे देनी है। यानी दलिए का एक बॉल होगा और साथ में 2 अंडे की सफ़ेदियाँ। हाँ, अगर उन्हें अंडा पूरा पसंद है तो बहुत अच्छी चीज़ है। अंडा गरम ठंडा नहीं होता, आप अंडा पूरा भी उन्हें खिला सकते हैं। एक अंडा चाहे कम से कम ऑयल में फ्राई कर लें, चाहे ऑमलेट बना लें, चाहे उबाल कर दे दें। ये हो गया उनका नाश्ता। 2 से 3 घंटे के बाद उन्होंने 2 फल खाने हैं। अब केला, आम और अंगूर मुकम्मल तौर पे मना है। जैसे एक सेब, एक अमरूद ले लिया या एक नाशपाती, एक आड़ू ले लिया, इस साइज़ के कोई 2 फलों का वो इस्तेमाल कर लें। इसके दरमियान में अगर उन्हें भूख लगती है तो 1 कप ग्रीन टी का इस्तेमाल या चाय कम से कम दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दोपहर के खाने में सैलड का पूरा बॉल होना चाहिए पिंक सॉल्ट के साथ। हर कच्ची सब्ज़ी जो उन्हें पसंद है वो हिमालयन पिंक सॉल्ट जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल हर कच्ची सब्ज़ी जो उन्हें पसंद है पिंक सॉल्ट उस पर छिड़क के वो उन्हें पूरा बॉल बना के देना है। साथ में जौ की रोटी देनी है, 60 ग्राम की रोटी होनी चाहिए। अगर आपके घर में स्केल नहीं है तो 7 इंचेस की तकरीबन ये रोटी बनती है। उसके साथ 1 कप सालन, दाल और आलू मना है, बाकी जो सालन लेना चाहें वो ले सकते हैं, क्योंकि दाल भी कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन में जाती है। अगर उन्होंने दाल खानी है तो 1 कप सलाद, 1 कप दाल। जैसे जुग्गन ने बताया था कि तड़का लगाना है तो प्याज ऊपर निकाल लें। आपने प्याज, लहसुन, जीरे को फ्राई किया। शाम को 4 से 5 बजे या 1 गिलास दूध बगैर बलाई के उनको दे दें, या 2 फल मैंने बताया केला, आम, अंगूर बना है।
रात के खाने में प्रोटीन की तरफ जाएं। 1 कप सलाद के साथ 200 ग्राम बारबेक्यू या टिक्का और साथ में ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस दे दें। ब्राउन ब्रेड में इसलिए कह रही हूँ कि उसमें कैलोरीज हमें पता होता है 80 कैलोरीज तक उसमें जाएंगी। जो हम रोटी 7 इंचेस कहें, 60 ग्राम कहें, वो कहीं ना कहीं बड़ी कर दी जाती है। तो 1 स्लाइस के साथ इस टाइम पे उनको 200 ग्राम ग्रिल्ड चिकन वाइट मीट का इस्तेमाल करा दें। हाँ, अगर उन्होंने रेड मीट इस्तेमाल करना है तो वो दोपहर के खाने में रोटी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है प्लीज़ आपसे, अगर हो सके तो रात को ये ब्राउन ब्रेड भी निकाल दें। अगर हो सकता है तो बस टिक्का और सलाद। देखिए टाइम लगता है लेकिन आदत पड़ जाती है। और अगर सोना उन्होंने 10 बजे है तो 7 बजे खाएं, रात को 10 बजे सोना है तो फिर अगर रात को 1 बजे सोना है सुबह के तो फिर रात को 10 बजे। 3 घंटे का मार्जिन देनी है। और आइडियली अगर खाने के बाद आधे घंटे के बाद थोड़ी 10-15 मिनट आधा घंटा उन्हें वॉक करा लेंगे तो दुआएं देंगे आपको आपके अब्बू। अच्छा, यहाँ पे ब्रेक की तरफ चलेंगे, आप रुकिएगा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आमना राज भी जब आए तो आप दोनों मिलके हम डिस्कशन करें अबाउट वेट लॉस। एंड देन ऑफ कोर्स आजकल हर किसी को एंटी एजिंग का भूत सवार हुआ है। अब आप एंटी एजिंग खुराक के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक सर्टन थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुके हैं तो बोटॉक्स, फिलर्स, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। कितने सेफ़ हैं, हाइफू कितना सेफ़ है, क्या ये ऑप्शन है, ये सब बातें करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर आमना राज अभी मेरी इज्जत कर रही थी बहुत ज़्यादा, इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा अभी हार्ट हेल्थ पे बात कर रही थी और वहाँ चीज़ें तली जा रही हैं। तो मैंने कहा हमने बताया है पहले ही पोटैटो वेजेस जो है आप उनको बेक भी कर सकते हैं मैदा और कोई भी चीज़ लगाए बगैर, क्योंकि आलू दुश्मन नहीं है, तला हुआ आलू आपका दुश्मन है। यस। अस्सलाम वालेकुम आमना राज। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर आमना राज, डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिक सर्जन और वेट मैनेजमेंट एक्सपर्ट। मैंने सोचा सारी चीज़ें एक ही दफ़ा कवर कर लेते हैं। लेकिन अभी जब हम हार्ट हेल्थ की बात कर रहे थे तो सबसे पहले तो मैं उसको कनेक्ट करना चाहूँगी वेट मैनेजमेंट के साथ। वेट मैनेजमेंट, वेट लॉस, दोनों में फ़र्क क्या है? वेट लॉस और आप क्या करती हैं? मैं दोनों काम करती हूँ। दोनों काम इस तरह करती हूँ कि बेसिकली फॉर द वेट मैनेजमेंट एंड वेट लॉस वी हैव एन एंटायर टीम which is comprised of myself, a nutritionist and a dietitian and or sometimes a psychologist also, depending कि किसी की क्या requirement है। nutritionist जो है वो patient की baseline, BMI, उसकी requirement, वो सब चीज़ें calculate करता है। I assess what the patient needs to do। खाली खुद से weight control कर सकते हैं, किस तरह डाइट करने से, एक्सरसाइज करने से या नहीं कर सकते। जो नहीं कर सकता उसको फिर हम मेडिसिन के साथ हेल्प करते हैं। तो दैट इज़ वेयर आई कम इन एज एन ओबेसिटी एंड वेट मैनेजमेंट एक्सपर्ट कि आई कैन रिकमेंड एंड अंडर माई सुपरविजन आई मेक पेशेंट्स यूज़ FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट, जिसका मतलब ये है कि वो दवाइयाँ जो FDA ने वेट लॉस के लिए अप्रूव की हुई हैं हम वो स्टेप बाय स्टेप पेशेंट को इस्तेमाल करा सकते हैं। ठीक है, उसमें अब वेट लॉस जब करना है आपने कि अगर आपका BMI समझ लें 18 से 24 के दरमियान होना चाहिए, वो आपका आइडियल BMI है। अगर आप 25 से ज़्यादा हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता पहले आप 25 से 29 में हैं तो आप ओवरवेट में चले जाते हैं। 30 एंड अबव पे फिर आपकी ओबेसिटी की क्लासेस हैं, ओबेसिटी टाइप मतलब क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है। ठीक है, तो इस वक्त पूरी दुनिया में ओबेसिटी को सिर्फ ये नहीं समझा जाता कि आप देख के कहें कि अच्छा ये बंदा मोटा है। इस चीज़ को हम डिस्करेज करते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि इसको एक डिज़ीज़ के तौर पे पूरी दुनिया में अब ये रिकमेंड किया जाता है कि इसको एक डिज़ीज़ के तौर पे ट्रीट करें, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप डायबिटीज़ ट्रीट करते हैं, जिस तरह आप ब्लड प्रेशर ट्रीट करते हैं, जिस तरह आप हार्ट डिज़ीज़ को यानी दिल के अमराज को ट्रीट करते हैं, तो आप ओबेसिटी यानी मोटापे को भी उसी तरह ट्रीट करें। ये सिर्फ समटाइम्स पेशेंट का कसूर नहीं होता कि वो मोटा है या उसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, तो उसकी सारी चीज़ों की असेसमेंट होना जो है वो ज़रूरी है एंड दे डू नीड हेल्प। उनको सिर्फ समटाइम्स डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज करने से उनका काम नहीं चल रहा होता, वहाँ पे हमारी दवाइयाँ जो हैं वो हमें हेल्प करती हैं। एग्जैक्टली जैसे कि ब्रेक से पहले भी आपके साथ शेयर कर रही थी कि बड़ी देर से ना मैं एक जगह पे आके ना अपने वेट में स्टक हो गई थी। तो फिर मैं आमना राज के पास गई एट कॉस्मेटिक और मैंने इनसे पूछा कि मुझे ये बताइए कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि सबको ही पता है कि डॉक्टर आमना राज के पास कोई भी स्किन का कोई भी उस टाइप का एजिंग से रिलेटेड इशू कोई भी चीज़ हो तो मैं डॉक्टर साहिबा के पास जाती हूँ, डॉक्टर अजीम जहांगीर के पास जाती हूँ जो
इनके उस्ताद भी हैं और इनके पार्टनर भी हैं। Absolutely. और उसके अलावा और अजीम भाई के साथ तो घर वाला ताल्लुक़ है, कुछ मेरे सारे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरी सारी फैमिली वहीं पे जाती है। तो जब इन्होंने कहा कि हम वेट मैनेजमेंट को, क्योंकि हमेशा से अब आमना और मैं साथ स्कूल में थे, अब हमेशा आमना, इफ़ यू डोंट माइंड माई शेयरिंग, Everyone knows. वेल टीवी पे तो नहीं लोग जानते, आमना का काफ़ी वेट का इशू होता था, काफ़ी ज़्यादा था, आप ओबीस की तरफ। हाँ, I was obese as a child and अपनी टीनेज में भी जो है वो I used to suffer from obesity. उस वक़्त बस एक पॉइंट पे मैं पहुंची, मैं हमेशा सोचती थी कि जब मेरा दिल करेगा तो I will change myself. तो I had that thing in mind. मेरे शुरू से मेरे दिमाग में एक चीज़ थी, मुझे जब भी कोई पॉइंट आउट करता था, मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे बहन भाई, मेरे पेरेंट्स, मैं कहती थी अच्छा जब मेरा दिल करेगा ना तो मैं इसको उतार लूँगी। हाँ। जब आई हिट प्रॉबली 12-13 साल की उम्र में जब मुझे ख्याल आया कि अब मैंने इसको उतारना है, तो मैंने मेडिकल इंसाइक्लोपीडियाज़ पढ़ने, कैलोरी काउंट्स देखनी चीज़ों की, और बेसिकली कैलोरी कंट्रोल और एक्सरसाइज के साथ मैंने घर की एक चार दीवारी में, क्योंकि पढ़ती थी, डॉक्टर बनने का ख्वाब था, तो बाहर जाना करना, टाइम वेस्ट, बहुत ही पढ़ाकू, टाइम वेस्ट नहीं कर सकती थी, पढ़ाकू बच्चा थी, और मैं बिल्कुल आर्ट्स की स्टूडेंट थी या साइंस की स्टूडेंट। इसलिए सिर्फ फोकस ये था कि घर पे रह के जो मैं कर सकती हूँ, और वहीं से मेरा शौक जो है वो बेसिकली डेवलप हुआ कि आई वांटेड टू बिकम एन ओबेसिटी एंड वेट मैनेजमेंट एक्सपर्ट एज वेल, क्योंकि मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, ये मेरा शौक है। अच्छा, अब ये बात शेयर, वो जो कहते हैं ना किसी का पेट नंगा करने वाली बात नहीं थी, इसका रीज़न ये था कि व्यूअर्स, बहुत से लोग जब किसी स्लिम एंड स्मार्ट लड़की को देखते हैं तो कहते हैं कि ये तो इतनी पतली है, इसको क्या पता। आमना हमेशा पतली नहीं थी। आमना, जिस तरह मेरे बेटे हमज़ा को भी है वेट का इशू, इनको वेट का इशू था, और एक दिन आमना ने फैसला किया कि मैंने अपना वज़न कम करना है, और अभी भी लोग कहते हैं वो आप तो नेचुरली बड़ी पतली हैं। आमना को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, एक्सरसाइज, अपने डाइट प्लान को लेके चलना, एंड बीइंग अ डॉक्टर एंड अ मदर एंड अ वेरी इन्वॉल्व वाइफ, एंड मतलब ससुराल भी है और घर भी, मतलब सारा कुछ लेके चलना। सो द पॉइंट इज, अगर आप कर सकती हैं तो आमना मैं भी कर सकती हूँ, सब कर सकते हैं, एक्चुअली सब कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपके दिल और दिमाग का एक पॉइंट पे होना कि ये काम हमने करना है। जिस दिन आप डिसाइड कर लेंगे कि हमने करना है, आप कर सकेंगे, और जहाँ आप खुद से नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें ऐसी अवेलेबल हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं। मैं कब इंसान बनी और कब मैंने, मतलब जब से शो शुरू किया, आई लॉस्ट अबाउट 3 किलोज़, और थैंक्स टू आमना। और मुझे आज भी याद है जब मैं शुरू में एक दफ़ा इसको कहा ना, ओके यार मैं बड़ी बिजी होती हूँ, कहती है मेरे से ज़्यादा तू बिजी नहीं है, क्योंकि लिटरली एक पेशेंट से फ्री होकर दूसरे मतलब खाना खाने का भी वक्त नहीं मिलता था, और ऑन द गो जब बंदा खा रहा होता है ना व्यूअर, सबसे ज़्यादा अनहेल्दी बंदा तब खाता है। तब ये लड़की अपना सलाद खा रही होती थी, और ये नहीं है कि आप खाते नहीं हो, नहीं मैं खाती हूँ, बट ओनली हेल्दी स्टफ, तमीज़ की चीज़, हेल्दी खाना खाती हूँ, रोटी चावल को अवॉइड करती हूँ, कार्ब्स को अवॉइड करती हूँ, प्रोसेस फूड को, मतलब डब्बों में पैक जो चीज़ें होती हैं जिसमें केमिकल्स शामिल होते हैं, उनको अवॉइड करती हूँ। बट अगर किसी ने अपने वेट को कम करना है और उससे रिलेटेड नफसियाती मसाइल भी हैं, जिनमें से एक ये है कि खाने का हौका चढ़ना, जिसको हम बिंज ईटिंग कहते हैं व्यूअर्स। अब मुझे भी ये इशू है, मुझे ना हौका चढ़ता है कि बस, और एक ही दफ़ा बैठे बैठे हंसते हैं लोग कि झूठ बोल रही हो। मेरे हस्बैंड से कभी पूछे, कल वो बल्कि बता रहे थे मेरे ससुराल में बैठ के, कहते मेरे से 3 गुना ज़्यादा खाती है कभी कभी, एंड इट्स ट्रू। 3 खमीरी रोटियां, निहारी, मगज़, नली सारा खाया, साथ में लस्सी भी पी ली, और उसके बाद क्योंकि इतना नमकीन खा लिया था और मिर्चों वाला, तो मीठा भी खा लिया। सो द पॉइंट इज़ व्यूअर्स, हौका सबको चढ़ता है, लेकिन अगर वो हौका आपकी ज़िंदगी का एक रेगुलर हिस्सा बन चुका है, तो उसके लिए फिर नफसियाती हेल्प भी चाहिए होती है। यस, इस वहाँ पे हमारे साइकोलॉजिस्ट दे कम इनटू प्ले। यस, तो वो आपकी बिंज ईटिंग को, आपकी कंफर्ट ईटिंग को विद हेल्प ऑफ मेडिकेशन जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी कि बेसिकली इस वक्त FDA ने, यूएस जो FDA है, अमेरिकन FDA ने 2 दवाइयाँ जो हैं जो लेटेस्ट अप्रूव की हैं, वो GLP-1 एनालॉग्स होते हैं, जो कि लेराग्लूटाइड और सेमीग्लूटाइड के केमिकल्स हैं बेसिकली। तो वो इंजेक्शंस होते हैं, वो इंसुलिन की तरह लगते हैं, बहुत कन्वीनियंट है लगाने, और वो आपके इसी हौके चढ़ने को, या जो अनकंट्रोल्ड ईटिंग है, या जो आप अपने एपेटाइट को सप्रेस नहीं कर पाते, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। वो आपके एपेटाइट को, आपकी भूख को भी रोकते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट करते हैं, और आपके मैदे को ज़्यादा देर तक भरा हुआ रखते हैं, जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लगती, और अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपका वज़न कम होना शुरू हो जाता है। बट आयशा, मैं
पढ़ रही थी डॉक्टर साहब कि अच्छा कह रही हूँ सॉरी अभी 2 मिनट पहले उनसे बात हो रही थी, बट आमो जो मुझे इशू है वो ये है कि मैं एक दो जगह रिसर्च पढ़ रही थी इसी के ऊपर, क्योंकि हमने आज ये डिस्कशन भी करनी थी कि इनसे 5% आपके जिस्म का वज़न कम हो जाता है। नहीं, वो आपके 15 से 18% आपका जिस्म का वज़न कम हो सकता है। अच्छा, हो If सकता you है। are at it। 5% की जो समझ लो कि एक नंबर है, वो ये है कि अगर आपका 12 हफ्ते के अंदर कम से कम 5% वज़न कम नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि ये मेडिसिन आपके लिए काम नहीं कर रही, तो आपको इसको डिसकंटिन्यू करके अगले मेडिसिन पे चले जाना चाहिए। अच्छा, समझ आ गई, क्योंकि मैं पढ़ रही थी कहीं पे तो मैंने 5% आपका कम से कम 12 हफ्ते में कम हो जाना चाहिए। लेकिन व्यूअर्स अगेन ये बात करने का रीज़न ये है कि प्रॉपर मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाके आपने ये चीज़ करनी है और उनसे डिस्कस करना है, क्योंकि देखिए FDA अप्रूव्ड का मतलब है कि अभी इंटरनेशनली आप यूज़ कर सकते हैं इसको। बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन हर चीज़ को इस्तेमाल करने का तरीका है। किसी को डायबिटीज़ है वो इंसुलिन उतनी लगाएगा जितना डॉक्टर उसे कहेगा। आप डबल इंसुलिन लगा देंगे तो आप अपना बेड़ा गर्क कर देंगे। सो डॉक्टर्स सर्टिफाइड डॉक्टर के पास बिल्कुल, और बिल्कुल। उनके प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो करके। अच्छा, ये तो वेट लॉस की मैंने एक बात करनी थी, क्योंकि लोग हमेशा कहते हैं कि कोई मैजिक पिल, लेकिन फिर भी मुंह बंद करना पड़ता है और कैलोरी कंट्रोल करनी पड़ती है। इंजेक्शंस का फ़ायदा ये होता है कि ऑटोमेटिकली आपका मुंह जो है वो बंद होना शुरू हो जाता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि पहले हम कहते थे कि हमारे पास ये इंजेक्शंस जब नहीं थे, आज से 2 साल पहले 1 साल पहले तक, तो हम पेशेंट को कहते थे कि हम गैस्ट्रिक बलून कर सकते हैं या गैस्ट्रिक बैंडिंग कर सकते हैं स्पेशली, या जो बेरियाट्रिक सर्जरी है यानी पेट काट के जो छोटा कर देते हैं, स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, वो कर सकते हैं। अभी भी वो जो बहुत ओबीस हैं, मतलब क्लास 3 ओबेसिटी जिनको 40 से ज़्यादा, जिनका BMI होता है 40 से ज़्यादा, उनके लिए स्लीव गैस्ट्रेक्टमी यानी स्टमक को आधा काट के छोटा कर देना वो रिकमेंडेड सर्जरीज़ होती हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पास एक मेडिसिन में होप आ गई है कि ये चीज़ आपके मुंह को बंद करने में यानी आपकी डाइट को खुद से कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करती है। अमेजिंग। लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल विद Yes. दैट हेल्दी लाइफस्टाइल, ये भी नहीं कि अब आपको इतना अगर इतनी सी भी भूख लगी है तो उसमें भी आप जो है वो निहारियाँ खानी शुरू कर दें। कभी कभार चलता है, लेकिन डोंट गो क्रेजी। अच्छा, आई वांट टू टॉक अबाउट, देखिए बोटॉक्स और फिलर्स और ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन जो नॉन इन्वेसिव जिसमें कोई सुई शुई नहीं लगती वो तो हाइफू है। हाइफू है, रेडियो फ्रीक्वेंसी है, माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी है, फ्रैक्सल लेजर्स हैं, मतलब ये चीज़ें हैं जो कि नॉन इन्वेसिव हैं और एंटी एजिंग में बहुत हेल्प करती हैं। क्योंकि मुझे अक्सर लोग मैसेज करते हैं जी, मैंने मेरी अपनी तस्वीरें भी भेजते हैं कि आप ये देखें, अब कुछ बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। आई एम ओनली 30 ईयर्स ओल्ड, मैंने कोई इंजेक्शन नहीं लगाना, मुझे बताएं कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो ऐसे लोग जब पूछें तो इंसान को क्या सजेस्ट करना चाहिए और क्यों? देखिए, आइडियली आप एंटी एजिंग शुड स्टार्ट अर्ली ऑन, यानी जितनी जल्दी आप 30 की एज में, 25 से 30 में आपको आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ आपका रुझान हो जाना चाहिए कि आपने अपनी स्किन को मैनेज करना है, अपनी एंटी एजिंग की तरफ काम करना है। अब जिसकी जो रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से हमें देखना चाहिए। अगर किसी के डार्क सर्कल्स हैं तो उसके लिए एंटी एजिंग के या पेरी ऑर्बिटल रिजुविनेशन या आंखों के गिर्द हल्कों के अंडर आंख के नीचे जो स्किन है उसकी बेहतरी के लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं। उसमें PRP होती है, देखें व्यूअर्स, हम उसमें आपको दिखा भी रहे हैं। हाँ। उसमें आपका फ्रैक्सल होता है, उसमें आपके जो है फिलर डाल सकते हैं, माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं, ये वो चीज़ें हैं। पीडियो थ्रेड्स कर सकते हैं जो मोनोफिलामेंट होते हैं, वो अंडर आई किए जा सकते हैं डार्क सर्कल्स को इम्प्रूव करने के लिए। अब अगर कोई कहता है कि जी मेरी डबल चिन है, यंग लड़कियां हैं, डबल चिन है, नेक बहुत हैवी है, जाउल्स हैवी हैं, लेकिन बाकी बॉडी जो है वो कोई इशू नहीं है। हाँ जी, तो उसके लिए ये देखिए, अब ये तो किसी फॉर एन ओल्डर पर्सन जो हम दिखा रहे हैं, ये मैम। हाँ, तो जो यंगर लोग हैं उनमें अगर वो अपनी जॉ लाइन को स्लिम करना चाहते हैं, थोड़ा सा लोअर हाफ को टाइटन करना चाहते हैं, उसके लिए हाइफू इज़ अ गुड ऑप्शन, क्योंकि हाइफू टाइटनिंग के साथ साथ थोड़ा सा स्लिमिंग का भी इफेक्ट देता है। ये देखिए ना, हम आपको व्यूअर्स दिखा रहे हैं, ये देखिए जिनको स्लिमिंग की ज़रूरत नहीं है उनके लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज वो ओवरऑल आपके रिंकल्स को इम्प्रूव करता है, कोलेजन बिल्डिंग करता है, स्किन को टाइट रखता है। ठीक है, सो हाइफू एक अच्छा ऑप्शन है। और ये आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं? हाइफू बेसिकली फेस और जिस्म के बहुत सारे हिस्सों पे किया जा सकता है। आपके लूज आर्म्स हैं किसी के, उस पे किया जा सकता है, किसी की स्टमक की स्किन, पेट की जिल्द लूज है, चेस्ट की टाइटनिंग भी की जा सकती है। तो बेसिकली ये आपका काम नहीं, यानी पेशेंट का काम नहीं है कि डॉक्टर को जाके बताएं कि मुझे इस मसले के लिए ये कर दें। तरीका ये होता है, जो सही तरीका है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें,
वो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको ऑप्शंस बताएं कि जी आपके लिए हाइफू बेहतर है, थ्रेड लिफ्ट बेहतर है, रेडियो फ्रीक्वेंसी बेहतर है, या आपके लिए सर्जरी ही होगी। वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा, उसके मुताबिक डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा और फिर आप रिकमेंडेशन। मुझे याद है मैं इनके पास गई पिछले दिनों, मैंने कहा मैंने ना बोटॉक्स कराना है, तो मेरी शक्ल देख रही है, कहती है क्यों? मैंने कहा मुझे लग रहा है मेरा मुंह लटक सा रहा है। उसने कहा चुप करो, तुम्हारा हाइफू करना है। और फिर हमने हाइफू किया, और बल्कि उसकी वीडियो भी हम सोशल मीडिया पे लगाएंगे आफ्टर की। एक्चुअली क्योंकि मुझे लग रहा था जैसे अजीब ना कुछ, मैं सोई सोई सी लग रही हूँ, अगर आपको समझ आए। जिस तरह सोने के बाद उठते हैं तो अजीब बंदा वियर्ड पफी सा लग रहा होता है ये वो। तो फिर जाके मैं आमना के पास गई, आमना ने कहा जुगन मुझे मत आके बताओ कि मैंने तुम्हारा क्या करना है, देखिए हम तो दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ब्लंटली कह दिया। बट मैं आपको एक बात बड़ी क्लियरली बता दूं व्यूअर्स, डॉक्टर बड़ा अरसा पढ़ लिख के काम करके स्टेज पे पहुंचता है, यकीनन वो मेरी बचपन की दोस्त है, लेकिन आई कांट टेल हर व्हाट टू डू फॉर मी मुझे। एंड अगर आपने मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना है तो वो फिर आपको वही बताएगा। शी सेड तुम्हारा हाइफू कर देते हैं, लेट्स सी इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, फिर देखेंगे। ज़रूरी है कि कुछ इन्वेसिव करें, और अच्छा डॉक्टर हमेशा आपको यही कहेगा कि ज़रूरी नहीं है कि ये करें, ये करके हमें अगर अच्छा रिजल्ट मिल जाता है तो हम इतने महंगे दूसरे ऑप्शंस की तरफ क्यों जाएं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और डिस्कस करेंगे फिर बोटॉक्स और फिलर्स और थ्रेड लिफ्ट, ये 3 चीज़ें क्या हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अभी मैं डॉक्टर आमना राज को यही कह रही थी कि पहले जब किचन में चीज़ तैयार होती थी तो प्रेजेंटेशन से पहले ही ना जुगन काजिम अपनी प्लेट और चम्मच लेके पहुंची होती थी, और हमारी शेफ गवाह है। मैं आई हूँ खाने के लिए, आई हूँ खाने के लिए। अब आज नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सो द पॉइंट इज व्यूअर्स, वही वाली बात है कि थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना एंड प्रॉपर हेल्प के साथ विद, जिस तरह हम न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, अगर एक वेट लॉस मैनेजमेंट एक्सपर्ट के पास आप जाएं तो फिर आपको सारी चीज़ें जो हैं इन प्लेस हो जाती हैं। और आज जब मैं आई काम तो सबने कहा ओ वज़न कम हुआ हुआ, मैंने कहा थैंक यू, कभी गुरूर नहीं किया। खुली शर्ट पहनी है, वो एक और कहानी है। अच्छा, सो खाना तैयार? बिल्कुल, स्टीम चिकन भी रेडी है और पोटैटो वेजेस भी रेडी है। ऑसम, थैंक यू मेरी जान। ओके आमो, जल्दी से ये बता दें बोटॉक्स, फिलर्स एंड थ्रेड लिफ्ट, क्योंकि ये तीनों चीज़ों का वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे। ठीक है, बोटॉक्स ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जो बेसिकली आपके मूवमेंट वाले मसल्स होते हैं। जैसे माथे पे आपकी ये लाइनें बनती हैं, जब आप घूरते हैं तो ये लाइनें बनती हैं, जब आप हंसते हैं तो ये वाले आपके क्रॉस फीट जो बनते हैं, मेनली इनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और सबसे अपर हाफ ऑफ फेस के लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और पॉपुलर ट्रीटमेंट ही बोटॉक्स है। बोटॉक्स करता क्या है, छोटे छोटे से इंजेक्शंस होते हैं जो इन मसल्स की मूवमेंट को अगले 3 से 6 महीने के लिए रोक देंगे। जब मसल मूव नहीं करेगा तो आपके रिंकल्स नहीं बनेंगे। ज़्यादातर लोगों को इस बात से डर होता है कि हम बोटॉक्स कराएंगे तो वो हमारी आईब्रोज अजीब सी चढ़ जाएंगी और वो स्पॉक लुक सी आएगी। तो बेसिकली हम आजकल बेबी बोटॉक्स या सॉफ्ट बोटॉक्स करते हैं, जिससे बहुत नेचुरल लुकिंग आपकी आईब्रोज रहती हैं, प्लस हम 100% मूवमेंट को भी नहीं रोकते, जिससे आपको आपका फेस बिल्कुल कॉस्मेटिक दूसरे तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। मैं अपनी ऑफ कोर्स अपनी और अपनी टीम की बात कर सकती हूँ, अपने इंस्टीट्यूट की, कि जिस तरीके से हम करते हैं वो हम वी ट्राई कि पेशेंट को मैक्सिमम नेचुरल लुक दें, हल्की सी उनकी मूवमेंट भी रहे और जो है उनको कोई आईब्रो के इश्यूज भी ना आए। अच्छा, फिलर कौन कराए? फिलर वो कराएं जिनकी डीप लाइंस हों या डिप्रेशंस हों। अब कहाँ कहाँ फिलर होता है, फिलर किया अंडर आई भी जा सकता है, या आपके नेज़ोलेबियल फोल्ड्स होते हैं यहाँ पे भी किया जा सकता है। मैलर डिप्रेशंस या जो आपकी गालें अंदर को धंसी हुई होती हैं उसके लिए किया जा सकता है। आपके लिप्स की थोड़ी सी यूथफुल लुक को रिजुविनेट करने के लिए, या लिप्स पे आपके रिंकल्स आ गए उसके लिए किया जा सकता है। जिनके होंठ बहुत पतले हैं उनको थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए फिलर्स किए जा सकते हैं। मैंने तो ऐसा डिफरेंस देखा है व्यूअर्स लोगों के अंदर जिनका अपर लिप है ही नहीं, और आहिस्ता 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 उस फिलर को बिल्ड करके होंठ ही बाहर निकल आए, तो वो होंठ बाहर निकाल लेते हैं। एज के साथ साथ आपके कॉर्नर्स अंदर चले जाते हैं, ठीक है। और वो ये नहीं कि 50-60 की बात है, आपके 30s के बाद आहिस्ता आहिस्ता जब आपके कॉर्नर्स इनवर्ट जाते हैं तो ये आपका कॉर्नर ड्रूप करने लग जाता है, थोड़ा सा सैड सी लुक या सीरियस सी लुक आना शुरू हो जाती है। तो ये कॉर्नर्स बड़े अच्छे लिफ्ट हो सकते हैं, ये लाइन स्ट्रीट हो सकती हैं, लिप के एजेस को हम बाहर निकाल सकते हैं, चिन कर सकते हैं,
जॉ को रिस्टोर कर सकते हैं, जिनकी जॉ लाइन शार्प नहीं है उनकी जॉ लाइन शार्पन हो सकती है। अच्छा, एंड फाइनली आमो, व्हाट अबाउट थ्रेड लिफ्ट? आजकल हर बंदा कह रहा है थ्रेड लिफ्ट, फेस लिफ्ट का बड़ा अच्छा ऑप्शन है। यस आप कह सकते हैं कि पहले तो काटते थे ना सारा। फेस लिफ्ट अभी भी करते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनकी नेक और स्किन इतनी लूज़ हो चुकी होती है कि वो थ्रेड लिफ्ट के कैंडिडेट नहीं होते, उनको फेस लिफ्ट ही कराना होता है। लेकिन अगर आप टाइम पे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं और आपने वक्त पे अपना प्लान बनवाया हुआ है डॉक्टर से और आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आपके डेफिनेटली जिनकी थोड़ी सी ये लैक्सिटी है, गर्दन थोड़ी सी लूज़ है, जाउल्स हैं, डिप्रेशन है, तो फेस को लिफ्ट करने के लिए आपको हम थ्रेड लिफ्ट कर सकते हैं। नोज़ के लिए थ्रेड लिफ्ट होता है आजकल, जिनकी नोज़ बहुत ज़्यादा समझ लो टिप ड्रूपी है और हम बहुत ऑब्वियस है, तो टिप को लिफ्ट करने के लिए और आपकी नोज़ ब्रिज को शार्पन करने के लिए जो है वो थ्रेड लिफ्ट कर सकते हैं। अंडर आई मोनो थ्रेड्स डाल सकते हैं डार्क सर्कल्स को और अंडर आई डिप्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए, टाइट करने के लिए कर सकते हैं। नेक में डाले जा सकते हैं नेक लिफ्ट करने के लिए। तो सर्जरी का 100% रिप्लेसमेंट तो नहीं है, लेकिन येस इट्स डेफिनेटली अ वेरी गुड ऑप्शन सर्जरी से पहले ट्राई करना, और मज़ीद आपके 2-4-5 साल जो हैं वो अच्छे निकल जाते हैं। फाइनली आप इस वक्त जो लोग आपको देख रहे हैं, जो डिफरेंट किस्म के ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं, कोई पार्लर में जाके बोटॉक्स करा रहा है, तो कोई किसी रैंडम सी किसी के घर में जाके वो कह रहे हैं आए हम आपके सस्ते में फिलर्स कर देंगे, आप एंड में पोटेंशियल पेशेंट्स को क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए व्हाट आई वुड रेकमेंड, जो मैं सीरियस नोट पे बात करूँगी कि आपकी रिसर्च बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको अपने डॉक्टर को, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को, अपने कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट को, अपने सर्जन को बहुत अच्छी तरह रिसर्च करना चाहिए, उनसे मिल के बैठ के डिस्कस करके कि वो आपको एक प्लान दें, ठीक है। उस पे भी रिसर्च करें। आपको ये अडामेंट नहीं होना चाहिए कि मुझे यही कराना है या ये नहीं कराना, ठीक। डॉक्टर अपना अच्छे तरीके से चूज़ करें। सस्ता और मियारी जो है ना, वो दोनों वर्ड्स थोड़े आजकल साथ कम मिलते हैं। जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बोटॉक्स की आपने बात की, फिलर्स की बात की, थ्रेड्स की बात की, जो हमारा इक्विपमेंट है, पाकिस्तान में इनमें से कोई भी चीज़ नहीं बनती। तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि जब हम बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करेंगे, बाहर से ऑर्डर करेंगे, मंगाएंगे, वो पाकिस्तान आएंगी, उन पे कस्टम ड्यूटीज़ भी लगेंगी, चीज़ें बहुत महंगी होती हैं। अगर आप ऐसे ब्रांड्स यूज़ करें जो लेस दैन ऑप्टिमल हों, अच्छे नहीं हैं, वो आपको साइड इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। तो प्रॉपर डॉक्टर से प्रॉपर इंजेक्शंस, प्रॉपर ट्रीटमेंट्स, प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। वो लॉन्ग लास्टिंग भी होगा, सेफ़ भी होगा और आप कॉम्प्लिकेशन से भी बचे रहेंगे। अच्छा, और उन लोगों के लिए जो कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं हमने तो फ़लाँ जगह पे देखा था, उनके पास प्रॉपर वाली वो चीज़ थी और वो वही वाला यूज़ कर रहे थे जो महंगे वाले क्लिनिक यूज़ करते हैं, तो एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक किया करें व्यूअर्स। एक और बड़ी कॉमन चीज़ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली होनी शुरू हो गई है कि नियर एक्सपायरी या बिल्कुल एक्सपायर्ड प्रोडक्ट जो है वो लगा देते हैं कि नहीं उस पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है साल डेट के लिए, तो फिर भी चल सकता है। अगर कंपनी ने एक्सपायरी डेट लिखी है अगस्त की 5 तारीख और आप उसको इंजेक्ट करा रहे हैं 1 अगस्त को, तो दैट इज़ ओके यस, इसलिए क्योंकि 5 अगस्त तक उसका मतलब है कि आप अपने पेशेंट को लगा सकते हैं। एक आधा दिन ऊपर भी हो जाए तो उसको हम उतने नहीं, उस डेट तक आप यूज़ कर लें, और क्योंकि उसकी एक शेल्फ़ लाइफ है, उन्होंने जो एक्सपायरी डेट दी होती है वो उसकी शेल्फ़ लाइफ को, उसके यूजेज को माइंड में रख के फिर उन्होंने उसकी एक्सपायरी लिखी बात है ना, हमने जो लोग बहुत सस्ते लगा रहे हैं पाकिस्तान में डेट्स देखें, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में डेट्स भी चेंज हो जाती हैं। पाकिस्तान में उसी शक्ल का बिल्कुल समझ लें काउंटरफीट प्रोडक्ट भी मिलता है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो हमने इन सब चीज़ों को देखना है कि आपका प्रोडक्ट जेन्युइन होना चाहिए। देखिए व्यूअर्स, 2 नंबर माल दुनिया में हर जगह मिलता है। बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएंगे, उन लोगों के पास जाएंगे जो सर्टिफाइड हैं, जो बोर्ड अप्रूव्ड हैं, सारा कुछ है, तो फिर आपको पता है कि वो कोई पंगे वाला काम आपके साथ नहीं करेंगे। फिर हमें अक्सर ऐसी हॉरर स्टोरीज़ मिलती हैं। हमारे अपने एक स्टार के साथ ये हो चुका है कि उनके सर पे उन्होंने बाल लगवाने के लिए गए और पूरा लिटरली उनके ऐसे ज़ख्म सर पे बन गए कि जैसे लग रहा था उनका सर खाया गया। सो द पॉइंट इज़, हमेशा मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करें जब भी कोई चीज़ करानी है, चाहे आपने अपने सर के दर्द के लिए भी जाना है, डॉक्टर से रुजू करें। और स्पेशली जब आपने ब्यूटिफिकेशन या करेक्शन वाली ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना है, तो मेक श्योर यू गो टू द राइट पर्सन। थैंक यू सो मच आमना, ब्लेस यू। व्यूअर्स, आपसे इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉर्निंग एट होम।